हेलो दोस्तों, क्या हाल चाल। पीरियोडिक टेबल्स का लेक्चर चल रहा था जिसमें 2 लेक्चर हो चुके थे। पहले लेक्चर में मैंने आपको वहाँ पर पीरियोडिक टेबल का कैसे डेवलपमेंट हुआ, वहाँ पर मेंडलीव का पीरियोडिक टेबल, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, लॉन्ग फॉर्म और मॉडर्न पीरियोडिक टेबल्स, ये सब बताया था। और सेकंड लेक्चर पे मैंने आपको वहाँ पर कुछ प्रॉपर्टीज़ के बारे में बताया था, पीरियोडिक प्रॉपर्टीज़। और वहाँ पर जैसे कि मैंने कुछ आपको 2-3 बातें बताई थी, कहा था कि वो अगर आपको अच्छे से समझ में आ जाता है तो सारी प्रॉपर्टीज़ आपको अच्छे से समझ में आएगी। उसमें से मैंने आपको बताया था न्यूक्लियर चार्ज, आपको बताया था। फिर उसके बाद स्क्रीनिंग या फिर जिसका शेडिंग इफेक्ट भी नाम कहा जाता है, और एक और बताया था जिसका नाम था वहाँ पर इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। ठीक है, ये फैक्टर्स आपको वहाँ पर बताया गया था और मैंने आपको बताया था। ठीक है, इन तीनों को अगर हम अच्छे से समझ जाते हैं तो इसके बाद हमें आगे की जितनी भी प्रॉपर्टीज़ है वो अच्छे से समझ में आएगी। और साथ ही साथ मैंने आपको रेडियस के बारे में पहली प्रॉपर्टीज़ वहाँ पर पढ़ाना स्टार्ट किया था, जिसका नाम था एटॉमिक रेडियस। और एटॉमिक रेडियस की अगर हम बात करते हैं तो याद रखना कि मैंने आपको बताया था कि ये कैलकुलेट करना है, फिर एटॉमिक साइज को कैलकुलेट करना आसान नहीं था, क्योंकि सिंगल एटम को, उसकी रेडियस को कैलकुलेट करना आसान नहीं था, क्योंकि वहाँ पर एक सिंगल एटम्स को आइसोलेट करना एक बड़ा टास्क था। फिर उसकी जो बाउंड्रीज़ थी वहाँ पर, आउटर मोस्ट सेल की जो बाउंड्रीज़ थी, वो आपको पता है वो भी फिक्स नहीं होती, वो भी फ्लैक्चुएट करती रहती, क्योंकि वेव मोशन होता रहता था। तो ये सारी समस्या थी। तो फिर मैंने आपको बताया जिसको हम कंबाइंड फॉर्म में अगर देखना चाहें तो देख सकते थे। तो कहा गया कि जब वो क्या हो जाएगा, होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल्स आपस में एक दूसरे के साथ सिंगल बॉन्ड से जुड़े हो और उनके बीच में दोनों के न्यूक्लियस इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस की आधी डिस्टेंस को हम लोग क्या बोलते थे, वहाँ पर रेडियस का नाम दे देते थे। मैंने 3 प्रकार की रेडियस आपको बताया था, एक कोवेलेंट था, एक मेटालिक और वॉन डेर वाल्स था। तो लास्ट लेक्चर पे मैंने आपको यहाँ पर ये बताया था, सारी बातें हो गई थी। और आपको बताया था अगर वॉन डेर वाल रेडियस की बात करते हो सबसे बड़ी रेडियस होती है, क्योंकि वह गैसेस में एग्जिस्ट करता है। और दूसरा था मेटालिक रेडियस, और सबसे छोटा कौन था यहाँ पर, कोवेलेंट रेडियस। कोवेलेंट रेडियस में छोटा होने का मतलब यही हो जाता है क्योंकि वहाँ पर एटॉमिक ऑर्बिटल्स की ओवरलैपिंग होती है, जिसकी वजह से उनके इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस कम हो जाते थे। और मेटल में कभी भी ओवरलैपिंग नहीं होती है। ठीक है, तो इसलिए याद रखना सब ज़्यादा वॉन डेर वाल रेडियस होगा, फिर मेटालिक और फिर कोवेलेंट रेडियस होगा। तो इतना तो हो चुका था। अब हम लोग देखते हैं कि रेडियस में, आज का लेक्चर यहाँ से स्टार्ट होगा, कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स होंगे जो एटॉमिक रेडियस या फिर उसकी साइज को वहाँ पर अफेक्ट कर सकते हैं। तो सबसे पहला अगर हम बात करते हैं नंबर ऑफ शेल्स, अगर नंबर ऑफ शेल्स की बात करते हैं, नंबर ऑफ शेल हम कहाँ पर देखते हैं पता है, और हमें पता है कि कहाँ पर, क्योंकि हमारे पास 2 रास्ते हैं किसी प्रॉपर्टीज़ को चेक करने के लिए। एक होगा हम पीरियड्स की बात करते हैं और दूसरा क्या हो जाएगा, ग्रुप की बात करते हैं। और पीरियड्स में अगर लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो सेल तो बदलते ही नहीं है, और अगर ग्रुप में ऊपर से नीचे जाते हैं तभी सेल के नंबर बदलते हैं। और आपको बताया रेडियस का कॉन्सेप्ट अगर हम देखें यहाँ पर, आपको बताया गया फैक्टर अफेक्टिंग एटॉमिक साइज या फिर एटॉमिक रेडियस। तो नंबर आपको पहला बताया गया नंबर ऑफ शेल्स या फिर इन अ ग्रुप। तो आपको बताया अगर किसी ग्रुप में हम जाते हैं, जैसे मैंने कहा अगर यहाँ पर हैं पहले, उसके बाद मान लेते 1-2 शेल रहे होंगे, फिर यहाँ पर एक और सेल आ गया, फिर यहाँ पर अगर हम बात करते हैं 1, 2, 3 और एक और सेल आ जाता है, फिर एक और अगर यहाँ पर देखते हैं 1, 2, 3, 4 एंड 5, ऐसे कई सेल आ जाते हैं। तो अगर हम यहाँ पर देखें, ठीक है, न्यूक्लियस से लेकर के आउटर मोस्ट सेल तक की जो दूरी होगी यहाँ तक की, ये ठीक है, इसी को रेडियस कहते हैं। फिर अगर एक सेल और बढ़ गया तो आप बताएंगे तो यहाँ पर, यहाँ से दूरी भी बढ़ने लगती है, आखिरी सेल तक की बीच की दूरी नॉर्मली अगर बात करते थे। तो हमें पता है कि जैसे जैसे हम ग्रुप में जाते हैं नंबर ऑफ शेल्स बढ़ते हैं, अगर नंबर ऑफ शेल्स बढ़ेगा तो रेडियस क्या होनी चाहिए, बढ़ती चली जाएगी, जनरल सा ट्रेंड है। तो इसलिए बताया गया जो अगर हमें रेडियस को देखना है, एटॉमिक रेडियाई को देखना है, तो हम यहाँ पर ये कहेंगे भैया अगर नंबर ऑफ शेल्स से देखते हैं मतलब हम ग्रुप में बात कर रहे हैं, क्योंकि मैंने कहा 2 तरीके, ग्रुप में जाके देखा और पीरियड्स, हम पहले ग्रुप में जा रहे हैं। तो एटॉमिक नंबर क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ शेल्स, एटॉमिक रेडियस नंबर ऑफ शेल्स, एन का मतलब यहाँ पर नंबर ऑफ शेल्स है, एन यहाँ पर तो लिखा नंबर ऑफ शेल्स। ये अगर सेल बढ़ता चला जाएगा, कब बढ़ेगा, जितना हम नीचे आएंगे, तो एटॉमिक रेडियस भी बढ़ती चली जाती है। जैसे एग्जांपल के तौर पे आपको बताया फर्स्ट ग्रुप का एग्जांपल लिथियम है, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रांसियम, है कि नहीं, ऊपर से नीचे जा रहा है। तो बताओगे भाई नंबर ऑफ शेल्स यहाँ पर इंक्रीज करता जा रहा है, जिसकी वजह से एटॉमिक रेडियस भी क्या हो जाएगी, वो इंक्रीज करती चली जाएगी। ठीक है, फिर सेकंड एग्जांपल सेकंड ग्रुप का है, आपको बताया बेरिलियम के नीचे मैग्नीशियम, उसके नीचे कैल्शियम, फिर स्ट्रोंशियम, बेरियम, रेडियम, ऐसे नीचे जाएंगे सेल के नंबर बढ़ते चले जाएंगे। सेम वही कॉन्सेप्ट कहेंगे, देखो भाई नंबर ऑफ शेल्स बढ़ रहे हैं नीचे जाने पर, तो इसका मतलब एटॉमिक रेडियस भी बढ़ती जाती है। तो खूब मिला जुला करके हमने एक बात सीख ली, ग्रुप में अगर हम नीचे जाते हैं, कोई पर्टिकुलर कहीं पर एक्सेप्शन का केस होगा तो एक अलग बात है, नहीं तो ग्रुप में नीचे जाते हैं नंबर ऑफ शेल बढ़ता है और नियम के हिसाब से उनकी रेडियस भी बढ़ती जानी चाहिए। और वैसे ही हमने यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल्स में देखा। फिर नेक्स्ट अगर हम लोग बात करते हैं यहाँ पर अक्रॉस द पीरियड, पीरियड की कहानी पे भी आपको ध्यान देना है। अगर हम पीरियड्स की बात करते हैं तो अगर पीरियड्स में हम लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो होगा क्या, आप ऐसे अगर यहाँ पर समझे, ये हमारे पास मान लेते हैं सेकेंड पीरियड है, तो पहले एलिमेंट्स के पास भी यहाँ पर 2 शेल होगा, दूसरे के पास भी 2 शेल होगा,
तीसरे के पास भी 2 शेल होगा और चौथे के पास भी। जितना हम आगे बढ़ेंगे, लेकिन याद रखिए अगर पर्टिकुलर पीरियड्स में जाएंगे नंबर ऑफ शेल सब में कांस्टेंट होगा, सेल के नंबर हर जगह फिक्स होगा, ठीक है, सेल नहीं बदल रहा है। तो सवाल आता है क्या रेडियस भी नहीं बदलेगी? तो मैंने आपको एक बात बताई थी, अगर आपको याद है, अगर हम पीरियड्स में जाते हैं तो यहाँ पर जो मेजर फैक्टर्स होगा वो होगा जेड इफेक्टिव, रोल प्ले करेगा। और याद रखना लेफ्ट टू राइट जाते हैं जेड इफेक्टिव बढ़ता चला जाता था, लास्ट लेक्चर पे बताया, उसका रीज़न बताया था। जैसे यहाँ पर 1 इलेक्ट्रॉन है, जैसे जैसे हम पीरियड्स में आगे बढ़ेंगे 1 इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएगा, बढ़ता जाएगा। 1 इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएगा भाई, वहाँ पर बढ़ता जाएगा। और आपको जो इलेक्ट्रॉन बढ़ रहे हैं, आपको पता है कहाँ पर बढ़ रहा है, आउटर सेल में ही बढ़ रहा है। और अगर यहाँ पर इनर सेल में इलेक्ट्रॉन आता तो आपको पता है इसके ऊपर रिपल्शंस लगाना, क्योंकि रेडियस बढ़ने के लिए मानते हैं सेल भले सेम है, 2 सेल सब में एक किनारे से उस किनारे तक सेल के नंबर सेम है, क्योंकि सेम पीरियड में सेल के नंबर सेम होते हैं। लेकिन वहाँ पर न्यूक्लियस उसकी दूरी कम ज़्यादा होने के लिए रिस्पॉन्सिव फैक्टर और भी कुछ लोग हैं, स्क्रीनिंग इफेक्ट और जेड इफेक्टिव। याद रखना स्क्रीनिंग इफेक्ट इनर सेल के इलेक्ट्रॉनों के द्वारा आउटर सेल के इलेक्ट्रॉनों के ऊपर जो रिपल्शन, जो धक्का लगाया जाता है, उसी को कहते हैं स्क्रीनिंग इफेक्ट। लेकिन इनर सेल को आपको पता है इसमें इलेक्ट्रॉन तो आ ही नहीं रहे, जो भी इलेक्ट्रॉन आ रहे कहाँ पर, आउटर सेल में। इनर सेल में जितना था उतना ही है, तो इनर सेल के पास इलेक्ट्रॉन के नंबर नहीं बढ़ रहे, जिसकी वजह से स्क्रीनिंग इफेक्ट पे ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन यहाँ पर आपको पता है जैसे जैसे हम आगे बढ़ के मैंने एक इलेक्ट्रॉन बढ़ा रहा था, और साथ साथ आपको पता है न्यूक्लियस में प्रोटॉन भी बढ़ेगा। जब स्क्रीनिंग इफेक्ट पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा तो क्या जेड इफेक्टिव पे भी नहीं पड़ेगा, जेड इफेक्टिव पड़ेगा, क्योंकि जेड इफेक्टिव पे यहाँ पर क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स बढ़ते चले जाएंगे। तो वो क्या कर जाता है, जब स्क्रीनिंग इफेक्ट है ही नहीं ज़्यादा तो वहाँ पर क्या कर जाता है, अब बताओगे जेड इफेक्टिव बढ़ेगा, और जेड इफेक्टिव बढ़ेगा तो जेड इफेक्टिव का मतलब क्या बताया था, एक अट्रैक्शन फोर्स। आखिरी सेल के इलेक्ट्रॉनों पर अपनी तरफ जो न्यूक्लियस एक फोर्स लगाता है, न्यूक्लियस का ऐसा लगता है कि वो चाहता है आखिरी सेल के इलेक्ट्रॉन को खींच करके अपने समीप कर ले, अपने ज़्यादा से ज़्यादा करीब लाएं। अगर ये पावर बढ़ेगी तो उसको क्या करेगा, अपने ज़्यादा से ज़्यादा करीब लाएगा। और लेफ्ट टू राइट अगर हम जा रहे हैं तो जेड इफेक्टिव बढ़ेगा, और जेड इफेक्टिव बढ़ेगा तो आखिरी सेल को अपने करीब लाता जाएगा। तो ऐसा लग रहा है पहले रेडियस इतनी थी, फिर जैसे जैसे करीब ला रहे हैं तो वहाँ पर क्या हो जाता है, वो सिकुड़ता जा रहा है, और सिकुड़ता जाएगा तो रेडियस घटने लगेगी। इसलिए याद रखना जेड इफेक्टिव बढ़ेगा तो एटॉमिक रेडियस क्या हो जाएगी, घटने लगेगी। ठीक है, ये लाइन याद रखना। टॉप टू बॉटम ग्रुप में जाते हैं तो एटॉमिक रेडियस बढ़ती है, और लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो घटती है। कभी हमसे पूछा जाए कि अगर हम किसी पर्टिकुलर पीरियड में लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो वहाँ पर जेड इफेक्ट, वहाँ पर रेडियस, एटॉमिक रेडियस क्यों डिक्रीज करती है, तो आपके पास एक लाइन होगा, क्योंकि यहाँ पर इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज वो बढ़ता जाता है। तो इसीलिए यहाँ पर आपको बताया कि अक्रॉस द पीरियड की जब बात आएगी, इट डिक्रीजेस फ्रॉम कहाँ से, लेफ्ट टू राइट इन अ पीरियड एज न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीजेस। जैसे लेफ्ट टू राइट जाता है न्यूक्लियर चार्ज, मतलब इसी को इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बोले, फिर न्यूक्लियर चार्ज वो बढ़ता चला जाएगा, जिसकी वजह से पता होगा यहाँ पर एटॉमिक रेडियस घटेगी। इसलिए याद रखना हमेशा से एटॉमिक रेडियस क्या हो जाएगी, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज के इनवर्सली। अगर ये बढ़ते चले जाएंगे तो रेडियस को सिकोड़ते जाएंगे, ठीक है। ये आखिर सेल के इलेक्ट्रॉनों को खींचते हैं जेड इफेक्टिव, तो जितना ज़्यादा खींचेगा रेडियस उतनी ज़्यादा सिकुड़ती जाएगी। तो ऐसा आपको यहाँ पर बताया गया। फिर नेक्स्ट आपको यहाँ पर कहता है ऑन मूविंग लेफ्ट टू राइट इन अ पीरियड, कह रहे हैं ऑन मूविंग लेफ्ट टू राइट इन अ पीरियड जेड इफेक्टिव इंक्रीजेस। कह रहे हैं अगर हम पीरियड में लेफ्ट टू राइट जाते हैं, हमें पता है कि अगर जैसे लिथियम, बेरिलियम, बोरान, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, तो जेड इफेक्टिव बढ़ेगा तो इसकी वजह से एटॉमिक रेडियस भी क्या हो जाएगी, घटती जाती। ठीक है, तो याद रखना एटॉमिक रेडियस हमेशा जेड इफेक्टिव के इनवर्सली, अगर हम पर्टिकुलर किस में जा रहे हैं, वहाँ पर पीरियड्स में जा रहे हैं तो। ठीक है, इसलिए सबसे बड़ी साइज अगर इन सब में देखा जाए लिथियम की, और सबसे छोटी किसकी हो जाएगी, फ्लोरीन की हो जाती है। ठीक है, तो ऐसा कुछ यहाँ पर है। तो अब मैं आपको यहाँ पर एक ऑर्डर बता रहा हूँ, ऑर्डर ऑफ रेडियस ऑफ सेकेंड पीरियड। देखो अगर मैं लिथियम से यहाँ तक की बात कर, लिथियम, बेरिलियम, बोरान, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, हम बढ़ते जा रहे पीरियड्स में, तो जेड इफेक्टिव भी बढ़ता जाएगा, एटॉमिक रेडियस घटती जाएगी। मतलब इस हिसाब से सबसे बड़ी रेडियस क्या हो जाएगी, फर्स्ट ए ग्रुप का हो जाएगा, और सबसे छोटी रेडियस किसका हो जाएगा, हैलोजन फैमिली का। अच्छा, इसके बाद मैंने यहाँ पर नियॉन नहीं लिखा, क्योंकि सेकेंड पीरियड में लिथियम से लेकर के आपको पता है नियॉन तक के लोग थे। अगर नियॉन की बात करते हैं तो याद रखना वैसे तो लिथियम की रेडियस सबसे बड़ी होगी इन सब में, लेकिन इनसे भी बड़ा अगर कोई होगा तो क्या हो जाएगा, नियॉन। यहाँ पर इसलिए देखो ऑर्डर ऑफ रेडियस ऑफ सेकेंड पीरियड, अगर सेकेंड पीरियड का ऑर्डर देखना है तो बताओगे नियॉन का सबसे ज़्यादा हो जाएगा। क्यों भाई, अब बताओ, क्योंकि ये कोई और नहीं है, बताओ कौन है, ये इनर्ट गैस है। और मैंने आपको शुरू में बताया था इनर्ट गैस में कौन सी रेडियस, वंडर वॉल, ठीक है, रेडियस पाई जाती है, वंडर वॉल रेडियस पाया जाता है यहाँ पर। ठीक, और याद रखना, और वंडर वॉल रेडियस सबसे बड़ी होती थी। अच्छा, वैसे भी अगर आप देखें यहाँ पर ये
तो चलो, अगर इनर्ट गैस दिया है क्वेश्चंस में, मतलब जिससे पूछा जा रहा है सेकंड पीरियड है, जैसे किसी भी पर्टिकुलर पीरियड में उनका इनर्ट गैस भी है, तो याद रखना इनर्ट गैस ही सबसे आगे होगा, उसके बाद कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद आप यहाँ पर फर्स्ट ए ग्रुप है, आपको बताइए फर्स्ट ए ग्रुप, इसको कहते हैं सेकेंड ए ग्रुप, इसको कहते हैं थर्ड ए ग्रुप, ये कार्बन फैमिली फोर्थ फिफ्थ ऐसे सिक्स, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर सेवंथ ए ग्रुप, तो उसमें क्या हो जाएगा आप बताओगे, लिथियम फर्स्ट ए ग्रुप, उसके बाद बेरिलियम सेकेंड है, थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स एंड सेवन, ये हो जाता है। इसीलिए अगर हमसे कभी बोला जाए ऐसे स्टेटमेंट में, किसी भी एक पर्टिकुलर पीरियड में सबसे बड़ी रेडियस इनर्ट गैसेस की होगी, अगर इनर्ट गैस नहीं है तो हम कहेंगे फर्स्ट ए ग्रुप का हो जाए, जिसको कहते हैं एल्कली मेटल। और सबसे छोटी रेडियस हमसे पूछी जाए तो हम कहेंगे हैलोजन फैमिली का हो जाएगा। किसका हो जाता है? हैलोजन फैमिली। वैसे भी अगर देखा जाए तो यहाँ पर नियॉन में कौन सा इनर्ट गैस है, तो वंडरवॉल रेडियस, और लिथियम बेरिलियम पता है कौन सा यहाँ पर मेटेलिक रेडियस पाया जाता है। इसके अलावा ये सब के सब क्या हो जाते हैं, नॉन मेटल्स होते हैं, और इसमें क्या हो जाता है ज़्यादातर कोवैलेंट रेडियस पाया जाता है। तो याद रखना है ऐसे। अगर हमसे कभी ओवरऑल पूछा जाए फैमिली के हिसाब से, तो नियॉन कौन सी फैमिली है बताओ? अब बताओ कि नोबल गैसेस की फैमिली। इसलिए इन पर्टिकुलर पीरियड की बात करते हैं, इन पर्टिकुलर पीरियड हमें ये ऑर्डर लगाना है, सबसे ज़्यादा रेडियस किसकी? इनर्ट गैस की, ठीक है। उसके बाद आपको यहाँ पर फर्स्ट ए ग्रुप एल्कली मेटल, एल्कलाइन अर्थ मेटल, फिर बोरान फैमिली, उसके बाद कार्बन फैमिली, नाइट्रोजन फैमिली, ऑक्सीजन फैमिली, और सबसे लास्ट में कौन हो जाएगा? हेलोजन। तो एटॉमिक रेडियस के लिए पीरियड में यही ऑर्डर चलेगा, हमेशा याद रखना। ज़्यादातर हो सकता है इनर्ट गैस को आपको ना दे, क्योंकि आपके एनसीईआरटी में क्लियरली लिखता है कि इसमें वंडरवॉल रेडियस आ जाता है, इसलिए हम इसकी तुलना और सभी से नहीं करते। तो अगर नोबल गैसेस नहीं है, इनर्ट गैसेस नहीं, उसके बाद कोई बात नहीं, अब उस किनारे पे जो जितना होगा उसकी रेडियस बढ़ती जाएगी, और जैसे इस किनारे पे आएंगे घटती जाएगी। इसलिए फर्स्ट ए ग्रुप सबसे ज़्यादा, फिर सेकेंड, ऐसे घटता चला जा रहा है, और हेलोजन फैमिली सबसे कम है, ये हमेशा याद रखना, ठीक। चलो, अब यहाँ पर ग्रुप में आपने देखा कि ऊपर से नीचे जाने पर बढ़ता है, और पीरियड्स में लेफ्ट टू राइट जाने पर घटता है। चलो, यहाँ पर आपकी बुक में, एनसीईआरटी की बुक में ऐसा ग्राफ दिया गया है, ठीक है। यहाँ पर एटॉमिक रेडियस है और यहाँ पर एटॉमिक नंबर है। हम सेकेंड पीरियड की बात करते हैं, ये रहा लिथियम, फिर आप देख रहे हैं यहाँ पर ऐसे जा रहे हैं, ये घटता हुआ, ऊपर जाने पर रेडियस बढ़ेगी, नीचे जाने पर घटती है। आपको पता है लिथियम 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ऐसे यहाँ पर इसके एटॉमिक नंबर है। तो लिथियम से बेरिलियम काफ़ी तेज रेडियस घट रही है, फिर यहाँ पर बोरान, बेरिलियम से बोरान भी काफ़ी तेज, फिर कार्बन पे, फिर कार्बन से नाइट्रोजन थोड़ा सा, फिर ऑक्सीजन, फिर ऐसे। लेकिन ओवरऑल आप देख रहे हैं क्या, डिक्रीज ही तो होता जा रहा है, ठीक है। रेडियस यहाँ पर डिक्रीज होती चली, हाँ शुरू में बड़ी तेजी से हुई, लेकिन जैसे जैसे यहाँ पर पी में इलेक्ट्रॉन्स और ज़्यादा आने लगते हैं, तो वहाँ पर वो भी एक दूसरे का अपोज करने लगता है, जिसकी वजह से यहाँ पर अब घट तो रहा है, लेकिन अब थोड़ा सा स्लो हो गया। शुरू में बड़ी तेजी के साथ घट रहा था, उसके बाद यहाँ पर थोड़ा सा स्लो हो जाता है। तो बस याद रखना, आपसे कभी ऐसा पूछा जाए ए बी सी ऐसा कुछ लिख, ये किसका ग्राफ होगा? याद रखना, ये एटॉमिक रेडियस और यहाँ पर एटॉमिक नंबर के बीच में ग्राफ खींचा गया है, और यहाँ पर ये बता रहा है इसका एटॉमिक नंबर सबसे कम है, तो इसकी रेडियस सबसे ज़्यादा, फिर इसके बाद इनका और ज़्यादा हुआ तो यहाँ पर आ गया, फिर ऐसे जैसे जैसे हम बढ़ते रेडियस घटती चली जा रही। चलो, ये वाला ग्राफ अगर देखते हैं हम लोग, यहाँ पर आपको बताया कि एटॉमिक रेडियस फिर से है और यहाँ पर एटॉमिक नंबर, लेकिन इस बार आप देख रहे हैं लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम। इसका मतलब ये कौन है? अब बताओ, ये सेम ग्रुप वाले लोग हैं, तो लिथियम से बड़ा सोडियम का, उससे बड़ा पोटेशियम, फिर रुबिडियम, फिर सीजियम। ऐसे अगर हेलोजन फैमिली की बात करते हैं, फ्लोरीन हुआ, उसके नीचे क्लोरीन, ये भी और ऊपर है, ब्रोमीन और ऊपर है, आयोडीन और, मतलब ऐसे बढ़ रहा है। मतलब ओवरऑल ये ऐसा नहीं कि एकदम सीधा सीधा बढ़ रहा है, तो आप देख रहे हैं ऐसे, फिर हल्का सा, लेकिन बढ़ ही रहा है ओवरऑल, चाहे थोड़ा सा बढ़ रहा है चाहे ज़्यादा। तो ओवरऑल बताओगे ग्रुप में नीचे आते हैं तो रेडियस क्या कर जाती है? इंक्रीज करती चली जाती। तो एटॉमिक रेडियस के बारे में आपने सीखा, ठीक है। अगर एटॉमिक फॉर्म में है उसकी रेडियस क्या हो जाएगी। फिर नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं आयोनिक रेडियस, और आयोनिक रेडियस के बारे में अगर हमें समझना है तो पहले मैं आपको कॉन्सेप्ट बताता हूँ, अगर वो समझ में आए तो पूरी आयोनिक रेडियस आपको समझ में आएगी, क्योंकि इस पर क्वेश्चन पूछता है। देखो, आयनिक रेडियस के लिए आपको यहाँ पर यह ध्यान देना है कि आयन बनता कैसे। जैसे मान लेते एक्स नाम का कोई एक एटम था, क्या हो जाता है? एक्स नाम का एटम था, ठीक है। वो क्या कर रहा है, वहाँ पर अगर कुछ इलेक्ट्रॉन को निकाल देता है, क्या कर देता है? कुछ इलेक्ट्रॉन को, एक्स नाम का एटम अगर इलेक्ट्रॉन को निकाल देता है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? अब बताओ कि एक्स प्लस एन हो जाता है, ठीक है, एक्स प्लस एन। और अगर हम बात करते हैं यहाँ पर जितना इलेक्ट्रॉन निकलेगा उतना प्लस आ जाता है। अगर हमने कहा कि भाई एक काम करते हैं, एन इलेक्ट्रॉन को इसके ऊपर जोड़ देते हैं, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? एक्स जितना जोड़े, जितना ऐड होगा उतना यहाँ पर माइनस चार्ज आ जाता है।
तो अगर हम बात करते हैं एक एटम से आयन कैसे बन सकते हैं, आयन हमारे आपको पता है दो ही होते हैं, एक कैटायन होता है और एक एनायन होता है। अगर हमारा कोई न्यूट्रल एटम, उसने इलेक्ट्रॉन को क्या किया, रिलीज, माइनस मतलब निकाल दिया, कुछ इलेक्ट्रॉन को निकाला, जितने इलेक्ट्रॉन निकालेगा, जैसे n इलेक्ट्रॉन को निकाला, n+ चार्ज आ जाता है और ये बना लेगा कैटायन। वही कह रहे हैं कि अगर n इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट किया तो ये क्या बना लेगा वहां पर, एनायन। ठीक है, कैटायन और एनायन। तो अब यहां पर क्या हो जाता है कि वो कैटायन है और ये एनायन है। अब आपको खुद बताना है किसकी रेडियस ज्यादा होनी चाहिए, किसकी रेडियस कम। देखो जैसे मान लेते हैं यहां पर, इसे समझ के बताना, मान लेते हैं यहां पर एक एग्जांपल के तौर, हमारा न्यूट्रल एटम था। न्यूट्रल एटम मतलब इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के नंबर क्या थे, सेम रहे होंगे। अगर एक एग्जांपल सिंपल सा ले लूं मैं, मान लेता हूं पहले इसके पास 10 इलेक्ट्रॉन थे, 10 प्रोटॉन थे। ठीक, 10 इलेक्ट्रॉन 10 प्रोटॉन थे, जो भी रेडियस रही होगी। अगर मैंने कहा इससे कुछ इलेक्ट्रॉन निकल लिए, जैसे मैं एग्जांपल ले लेता हूं, मान लेता हूं इससे 2 इलेक्ट्रॉन निकल गए। अगर 2 इलेक्ट्रॉन निकल गए, अब कितना इलेक्ट्रॉन बचा उसके पास, केवल 8। पहले कितने थे, 10 थे, 2 निकल गए तो 8 बचा। अच्छा प्रोटॉन कितना है, अब भी है, अब 10 है, पहले भी 10 था, अब भी 10 है, लेकिन इलेक्ट्रॉन 8 हो गया। पहले 10 प्रोटॉनों को 10 इलेक्ट्रॉनों को बांध के रखना था, लेकिन अगर हमने 2 इलेक्ट्रॉन निकाल दिया एक पल के लिए, मैं आपको जो एग्जांपल्स ले रहा हूं, तो आप बताओ कि अब उन 10 प्रोटॉनों को केवल 8 इलेक्ट्रॉनों को खींचना है। तो ज्यादा खींचेगा कि कम, ज्यादा खींचने लगेगा। ठीक है, तो इसीलिए याद रखना, अगर हम यहां पर बात करते हैं कैटायन में, हमेशा जो हमारा Z इफेक्टिव होगा वो क्या कर जाएगा, इंक्रीज करेगा। Z इफेक्टिव क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। दूसरा अगर बात करते हैं एनायन, पहले मान लेते, फिर से उसी पे आते, 10 इलेक्ट्रॉन थे, 10 प्रोटॉन थे। जैसे मैंने कहा 10 इलेक्ट्रॉन ऐसे एग्जांपल और 10 प्रोटॉन। तो यहां पर मैंने आपको बताया कि 2 इलेक्ट्रॉन निकाला, तो आपको मान लेते हैं 10, 8 इलेक्ट्रॉन बचा। प्रोटॉन अब भी कितने हो जाएंगे, 10, ऐसे। तो अब आप बताओगे अब यहां पर क्या हो जाता है, 10 प्रोटॉनों को केवल 8 इलेक्ट्रॉनों को खींचना है, तो आप बताओगे यहां पर Z इफेक्टिव क्या हो जाएगा, इंक्रीज कर जाएगा। और अगर वही बात करते हैं, यहां पर 10 इलेक्ट्रॉन थे, 10 प्रोटॉन थे, और अगर मान लेते 2 इलेक्ट्रॉन इसने और ले लिया, और यहां पर कितना हो जाएगा, 12 इलेक्ट्रॉन, लेकिन अभी प्रोटॉन 10 है। तो आप खुद सोचो, प्रोटॉन के पास जो पावर, उसको कहते हैं इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज या फिर न्यूक्लियर चार्ज कहते हैं। जब प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन बराबर थे, जो लग रहा होगा लग रहा होगा, लेकिन अब यहाँ पर इलेक्ट्रॉन के नंबर कम होने की वजह से प्रोटॉन डोमिनेट किया, तो प्रोटॉन डोमिनेट करेगा तो उसका इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। यहाँ पर इलेक्ट्रॉन बढ़ने की वजह से इलेक्ट्रॉन के नंबर ज्यादा, प्रोटॉन तो अब भी उतने। पहले बेचारे केवल 10 को खींचता था, अब 12 को खींचना पड़ेगा, तो क्या पावर उसकी ज्यादा होगी, नहीं, पावर तो कम हो जाएगी। अब जो 2 और है उसमें थोड़ा थोड़ा बढ़ जाएगा, तो पावर कम हो जाएगा। इसलिए याद रखना, अगर हम एनायन की बात करते हैं तो एनायन के केस में Z इफेक्टिव क्या हो जाएगा, अब बताओगे ये कम हो जाता है। ठीक है, Z इफेक्टिव क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। मेन कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ, इसके अलावा मैं आपको अभी उसमें एक एक करके अलग अलग बताऊंगा। अभी अगर इसमें ऐसा बोला जाए तो याद रखना, हमें पता है कि कोई भी रेडियस हो, चाहे कैटायन की हो, चाहे एनायन की हो, चाहे एटॉमिक रेडियस हो, हमेशा वो किसके इन्वर्सली होना चाहेगा, Z इफेक्टिव, क्योंकि Z इफेक्टिव न्यूक्लियस की पावर है। अगर न्यूक्लियस की पावर बढ़ेगी तो रेडियस को सिकोड़ कर रख देगा। और यहाँ पर आपको पता है अगर Z इफेक्टिव बढ़ेगा तो चाहे कोई भी रेडियस हो, आयनिक हो चाहे जो भी, तो ये आपका क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो इस हिसाब से अगर मैं इन तीनों के हिसाब से अगर आपसे पूछा जाऊं कि रेडियस बताओ, ठीक है भाई, रेडियस का मुझे ऑर्डर बताओ, तो आप क्या बताओगे। जहां पर इलेक्ट्रॉन के नंबर कम हो गए तो क्या बढ़ गया, Z इफेक्टिव। Z इफेक्टिव बढ़ा तो रेडियम खस गई। और जहां पर इलेक्ट्रॉन के नंबर बढ़ गए तो वहां पर Z इफेक्टिव घटा, और Z इफेक्टिव घटा तो रेडियस बढ़ जाएगी। इस हिसाब से आप बताओगे भाई, मिला जुला के ये समझ में आ रहा है, XN जो भी माइनस है, मैंने तो आपको एक एग्जाम्पल में 2 निकाल 2 जोड़ के बताया, यहाँ पर कुछ भी निकले जाए तो अगर नेगेटिव है, एनायन है, वो सबसे ज्यादा रेडियस फिर उसके न्यूट्रल एटम का आएगा, फिर उसके बाद उसके कैटायन का आ जाएगा। ठीक है जी, तो इसीलिए मैंने आपको बताया था पिछले लेक्चर में, Z इफेक्टिव, स्क्रीन, अगर ये पकड़ में आ गया ना, एक बार आपको वो फील होने लगा, ऐसा रट करके नहीं, इधर से इधर बढ़ता है, इधर से उधर घटता है, एक बार अगर आप उसको फील करने लगे, उसके बाद कोई भी क्वेश्चन आएगा आपको दिखेगा, उसमें उसका एक्सप्लेनेशन भी आपके पास होगा। तो इसलिए याद रखना कि हमारे पास एक न्यूट्रल एटम था, उसका एनायनिक फॉर्म था, उसका कैटायनिक फॉर्म था। तो एनायनिक फॉर्म के बाद क्या हो जाता है, आप देख रहे हैं यहाँ पर रेडियस ज़्यादा, फिर सबसे कम कैटायनिक फॉर्म है, ऐसा आ जाता है। क्यों, वैसा नहीं कि हमने ऐसा रट लिया माइनस वाले का ज़्यादा और प्लस वाले का कम होगा, लेकिन भाई आपको कॉन्सेप्ट भी तो दिखना चाहिए, क्योंकि मैंने आपको यहाँ पर बताया इलेक्ट्रॉन निकलता है तब कैटायन बनता है, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट होता है तो एनायन बनता है। अगर इलेक्ट्रॉन निकला तो प्रोटॉन के नंबर उस रेशियो में बढ़ेंगे, जिसकी वजह से Z इफेक्टिव बढ़ जाएगा, ठीक है, उसका रेशियो। और अगर इलेक्ट्रॉन के नंबर ज़्यादा होते चले जा रहे हैं, मतलब कि आप देखेंगे प्रोटॉन की पावर
कम होती चली जाएगी, और कम होगी तो वहाँ पर क्या हो जाएगा, अब बताओगे जेड इफेक्टिव कम तो रेडियस फैल जाएगी, बढ़ जाएगा। तो ये मेन है आयनिक रेडियस का मेन कॉन्सेप्ट। इसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें वो भी बताता हूँ, लेकिन ये आपने समझ लिया तो सारी चीज़ें आपको आगे दिखने वाली। चलो अब इसको हटाते हैं। सबसे पहले आपको यहाँ पर कह रहा है कि चलो एक एक दो पार्ट में इसको बांट के पढ़ते हैं। पहला आपको कह रहा है कि इसको हम कैटायनिक रेडियस में पढ़ लेते हैं। आयोनिक रेडियस की अगर बात करते हैं, इसमें कह रहा है पहला कैटायनिक रेडियस, और कैटायनिक रेडियस में कहता है व्हेन एन न्यूट्रल एटम लूजेस इलेक्ट्रॉन इट कन्वर्टेड इनटू कैटायन। आपको पता है कि जब कोई भी एटम इलेक्ट्रॉन को निकालेगा तो कैटायन ही तो बनाएगा। कैटायन मतलब पॉजिटिव चार्ज्ड आयन। फिर बताया गया कैटायनिक रेडियस इज ऑलवेज स्मॉलर देन एटॉमिक रेडियस। हमेशा कैटायनिक रेडियस क्या हो जाएगी, वो अपने जो न्यूट्रल वाला एटम होता है हमेशा उससे छोटा ही होगा, और एनायन वाला हमेशा अपने वाले से बड़ा होगा। ठीक है, जैसे मैंने x प्लस था और x वाला जो भी बताया, x प्लस वाला हमेशा कम होगा। इसलिए यहाँ पर एक लाइन लिखता है कैटायनिक रेडियस इज ऑलवेज स्मॉलर देन एटॉमिक रेडियस बिकॉज आफ्टर लूजिंग इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन निकालने के बाद नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन रिड्यूसेस बट नंबर ऑफ प्रोटॉन रिमेन सेम। नंबर ऑफ प्रोटॉन थोड़ी ना कहीं गया, वो तो उतना ही था, पता है क्या। और अगर नंबर ऑफ प्रोटॉन्स नहीं घटा, केवल इलेक्ट्रॉन घटा, तो क्या बढ़ जाएगा वहाँ पर, अब बताओगे ड्यू टू इट्स जेड इफेक्टिव इंक्रीजेस हेंस इलेक्ट्रॉन पुल्स टूवर्ड्स न्यूक्लियस एंड एटॉमिक रेडियस डिक्रीजेस। तो अब इलेक्ट्रॉन जो आखिरी शेल का वो न्यूक्लियस की तरफ खींचा आएगा। क्यों? क्योंकि खींचने वाली पावर कौन से न्यूक्लियस की तरफ, अब बताओगे जेड इफेक्ट, वो बढ़ गया तो इलेक्ट्रॉन को मतलब खींच लेगा, जिससे रेडियस क्या हो जाएगी, अब बताओगे घटने लगती है। इसलिए आपको यहाँ पर चाहे कोई भी रेडियस हो, ठीक है, साइज ऑफ कैटायन हो, साइज ऑफ एनायन हो, और इसके बाद एटॉमिक रेडियस जेड इफेक्टिव के इन्वर्सली, क्योंकि जेड इफेक्टिव साइज को घटाता है। ठीक है, ये आप देख रहे हैं यहाँ पर, अगर ये बढ़े तो इनको घटा देगा। ठीक है, और इससे कॉन्सेप्ट ये आता, मान लेते आयरन है 0 वाला, आयरन 2+ है, आयरन 3+ है, तो आपको पता है जितना ज़्यादा कैटायन आएगा, ठीक है, जितना ज़्यादा पॉजिटिव चार्ज आता जाएगा, याद रखना जेड इफेक्टिव उतना ज़्यादा कम होता चला जाएगा। ठीक है, तो इसलिए याद रखना कि जेड इफेक्टिव पॉजिटिव चार्ज जितना ज़्यादा आएगा, ठीक है, उतना जेड इफेक्टिव बढ़ता जाएगा। मतलब 1+ चार्ज था तो और जो भी था, 2 आया तो और ज़्यादा जेड इफेक्टिव, 3 आया तो और ज़्यादा जेड इफेक्टिव। तो इसका मतलब आप ऐसा कह सकते हैं जेड इफेक्टिव, ऐसे अगर हम बोले, ऐसे एक लाइन आप लिखना चाहे तो लिख लेना, जेड इफेक्टिव डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा पॉजिटिव चार्ज के, जितना ज़्यादा पॉजिटिव चार्ज आएगा ऐसे एक लाइन, और इन्वर्सली किसके हो जाएगा, नेगेटिव चार्ज के, है कि नहीं, इतना तो हम बोल ही सकते हैं। पॉजिटिव चार्ज बढ़ता गया जेड इफेक्टिव बढ़ेगा, और अगर जेड इफेक्टिव बढ़ता जा रहा है तो साइज घटती जा रही है। मतलब एक लाइन निकाल के बोले, जैसे कह सकते हैं जितना ज़्यादा पॉजिटिव चार्ज होगा उतनी छोटी रेडियस, ऐसा समझ में। इसलिए आयरन 0 भी था, 2+ भी था और 3+ भी था। अगर यहाँ पर साइज की बात करते हैं तो आयरन 0 का सबसे ज़्यादा, फिर Fe2+, फिर Fe3+ आ जाएगा। ठीक है, अब जैसे यहाँ पर लेड की बात आती है, इसका 2+ भी है और 4+। हमने एक लाइन बना ली भाई, अगर पॉजिटिव चार्ज बढ़ेगा, ऐसे कह सकते हैं ना, अगर कहेंगे पॉजिटिव चार्ज इंक्रीजेज देन जेड इफेक्टिव इंक्रीजेज एंड रेडियस क्या हो जाएगी बताओ, आयोनिक रेडियस डिक्रीजेस। मतलब जितना ज़्यादा पॉजिटिव चार्ज उतनी कम रेडियस। इसलिए एक 2 था, एक 4 था, 4 वाले का मतलब कि और कम रेडियस होगा, इसलिए क्या हो जाएगा Pb2+ ज़्यादा और Pb4+ कम हो जाता। ऐसे अगर साइज की बात करते हैं, Mn है, Mn2+ है, Mn3+ है, Mn4+ है, Mn5+ है, 6+ है और 7+ है। तो अगर हम बात करते हैं यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पर बात करें तो आपको ध्यान देना है कि जैसे जैसे साइज यहाँ पर चार्ज आप देख रहे हैं बढ़ रहा है। 0 था, ठीक है भाई, हमने सभी कैटायन का एग्जाम्पल लिया क्योंकि मैंने यहाँ पर 2 पार्ट में इसको बांट दिया, फिर बाद में दोनों को मिला लेंगे। तो यहाँ पर अगर बात करते हैं 2+ तो 0 था, फिर 2, 3, 4, आप देखें इसे प्लस के नंबर बढ़ते जा रहे हैं। जैसे जैसे प्लस बढ़ेगा जेड इफेक्टिव बढ़ता जाएगा और रेडियस कम होती चली जाएगी। जितना ज़्यादा पॉजिटिव चार्ज उतनी कम रेडियस। ठीक है, ये लाइन आपको याद होनी चाहिए, मैं चाहे जितना बताऊँ समराइज करके वही होता है। फिर नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं वो है एनायनिक रेडियस। एनायन कैसे बनेगा बताओ, इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करता जाए, हमारा जो एटम है इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करता जाएगा, उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आता जाएगा, और नेगेटिव चार्ज आएगा तो मैंने आपको बताया भाई इलेक्ट्रॉन बढ़ रहा है, क्या प्रोटॉन भी बढ़ रहा है उस दौरान? नहीं, मतलब प्रोटॉन के नंबर कम दिखेंगे और इलेक्ट्रॉन के नंबर ज़्यादा,
और इलेक्ट्रॉन के नंबर ज़्यादा हो गया, प्रोटॉन के नंबर कम, तो अब उसकी जेड इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज भी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। अब उतनी पावर के साथ थोड़ी ना खींच पाएगा, ठीक है। पहले अपने बराबर वाले लोगों को खींचना था, 10 था, 10 लोगों को खींचता था, आसानी से खींच के रखता था। अब 12 आ गए, 15 आ जाएंगे तो कहाँ खींच पाएगा। तो इसलिए याद रखना कि एनायन में जेड इफेक्टिव बढ़ जाता है, जेड इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज क्या हो जाएगा, घट जाएगा। एनायन के केस में, माइनस के केस में वो घट जाएगा, और वो घटेगा तो रेडियस फैलती चली जाएगी। और कैटायन में बढ़ जाता था तो रेडियस सिकुड़ती जाती थी। एनायोनिक रेडियस, व्हेन न्यूट्रल एटम गेन्स इलेक्ट्रॉन इट कन्वर्ट्स इनटू एनायंस। जब न्यूट्रल एटम क्या हो जाता है कि वहां पर इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करने लगता है, तो वो क्या बनाने लगता है, एनायंस। एनायनिक रेडियस इज ऑलवेज ग्रेटर देन, एनायनिक रेडियस इज ऑलवेज क्या हो जाएगा, ग्रेटर देन, किससे बताओ, एटॉमिक रेडियस। और यही लाइन अगर कैटायन में होता तो कहते कैटायनिक रेडियस इज ऑलवेज स्मॉलर देन एटॉमिक रेडियस, लेकिन एनायनिक के लिए कह रही है ग्रेटर होगा, ठीक है। कह रहा है कि बिकॉज इन एनायन इलेक्ट्रॉन आर मोर देन प्रोटॉन्स, बात तो सही है, इलेक्ट्रॉन के नंबर प्रोटॉन से ज्यादा हो जाएंगे, सो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज क्या हो जाएगा, घट जाएगा, रिड्यूसेस, एंड इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शंस इंक्रीजेस, विच ऑल्सो इंक्रीजेस स्क्रीनिंग इफेक्ट्स, ठीक है। वो कह रहा है कि वो खुद क्या हो जाएगा, उसका स्क्रीनिंग इफेक्ट क्या हो जाएगा, वहां पर इंक्रीज कर जाएगा। भाई अगर अट्रैक्शन कम पड़ रहा है आखिरी शेल के इलेक्ट्रॉन तो रिपल्शन तो डोमिनेट ही कर जाएगा, और वो फैलता जाएगा तो वहां पर धक्के मार करके आखिरी शेल के इलेक्ट्रॉन को दूर कर देगा, जिससे कि रेडियस बढ़ जाती है। कह रहे सो डिस्टेंस बिटवीन इलेक्ट्रॉन एंड न्यूक्लियस इंक्रीजेस एंड साइज ऑफ एनायन आल्सो इंक्रीजेस। चलो एग्जांपल्स, हमारे पास दो लोग हैं, एक F माइनस है और F है। बताओ ये माइनस है, हमेशा माइनस वाले का अपने एटम से ज्यादा होगा। ऐसे ऑक्सीजन 2 माइनस, 1 माइनस, 0। तो बताओ कि जितना ज्यादा माइनस उतनी बड़ी रेडियस, जितना प्लस चार्ज उतनी छोटी रेडियस, ठीक है। तो यहाँ पर N3 माइनस था, N0 था, कौन सा था, माइनस। तो भाई एक लाइन से आपको पूरा आयनिक कंपाउंड्स का आपका वहां पर खत्म हो जाएगा रेडियस का कॉन्सेप्ट। याद रखना कि एक न्यूट्रल एटम है, उसके एनायन भी है, उसके कैटायन भी है। एनायन जितना ज्यादा, मतलब कहते हैं एनायन के पास जितना नेगेटिव चार्ज होगा उस पर्टिकुलर एटम के पास, उतना ज्यादा उसकी बड़ी रेडियस होगी, और कैटायन पास जितना ज्यादा पॉजिटिव चार्ज होगा उतनी छोटी रेडियस उसकी होगी, ठीक। यहां पर चलो यहां पर देखते हैं, ये पेरेंट एटम, ठीक है। यहां पर इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन का हिसाब बराबर रहा होगा, देख रहे हैं यहां पर माइनस लिख दिया, ये मतलब प्लस है, ठीक है। इतने इलेक्ट्रॉन निकल गए, जितने निकल गए उतने प्लस आ गया, जेड इफेक्टिव बढ़ा, रेडियस घट गई। और यहाँ पर कुछ इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट किया, जितना एक्सेप्ट किया एन को, एन माइनस चार्ज, जेड इफेक्टिव बढ़ा और रेडियस क्या हो जाएगी, बढ़ जाती है। तो यहाँ पर बताओगे जेड इफेक्टिव घट जाएगा और रेडियस क्या कर जाती है, वो इंक्रीज कर जाती है। फिर बताइए जेड इफेक्टिव इंक्रीजेज ऑन रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड डिक्रीजेज ऑन एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। हमेशा याद रखना जेड इफेक्टिव क्या हो जाता है, कब इंक्रीज करेगा, अगर इलेक्ट्रॉन को हम हटाएं तो बढ़ जाएगा, और इलेक्ट्रॉन को ऐड करेंगे घट जाएगा। यही बार बार मैं बता रहा हूँ जब से, तो इसीलिए एक बार आप माइंड में बिठा लो, उसके बाद सब कुछ दिखने लगेगा। तो आपको कहता है इफ जेड इफेक्टिव इंक्रीजेज देन रेडियस डिक्रीजेज, बार बार आपको बताया, ठीक है। रेडियस और जेड इफेक्टिव का उल्टा नाता चलता है। चलो रेडियस की बात करते हैं। यहाँ पर अब हमारे पास एनायन है, -0 है, +1 है, +3 है और +5 है। तो याद रखना रेडियस में क्या हो जाता है, माइनस वाली की रेडियस सबसे बड़ी होगी, उसके बाद 0, फिर +1, फिर +3, फिर +5, ऐसा कुछ होगा। फिर अगर हम रेडियस की बात करते हैं, यहाँ पर अगर देखते हैं कि हमारे पास I- था, I+ था और I0 था, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, माइनस वाला सबसे ज़्यादा, फिर 0, फिर क्या हो जाएगा, प्लस वाला हो जाता है, ठीक है। तो ऐसा कुछ यहाँ पर हो जाता है, जितना ज़्यादा माइनस उसको उतना आगे करो, जितना प्लस उतना पीछे करो। अब जैसे ऑक्सीजन का है, 2- है, +-1 है, फिर 0 भी है, +1 है, +2 है। तो वही एक कॉन्सेप्ट, जितना माइनस आगे करो, जितना प्लस पीछे करो, बस एक लाइन से आपकी पूरी रेडियस का क्वेश्चन ही सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। 3- ठीक है, इनको आगे करो, 0, 3+ इसको पीछे करो, तो रेडियस में ये हो जाता है। हाँ, एक और क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है, वो भी देखते हैं, वो भी सिंपल सा निकल जाएगा आपका। अगर आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज हैं, अभी तो मैंने आपको सेम एटम था, उसके एनायन और उसके कैटायन का आपस में रिलेशंस बताया कि रेडियस का क्या ऑर्डर होगा, ठीक है। अभी तो हम लोग यही सीख पाए।
अब हम बात करते हैं कि अलग अलग कैटायंस होंगे, अलग अलग एनायंस होंगे, लेकिन एक खास बात होगी उनकी, सबके पास इलेक्ट्रॉन के नंबर सेम होंगे। अगर सबके पास इलेक्ट्रॉन के नंबर सेम है तो हम वहां पर रेडियस को कैसे देखेंगे? अगर सबके पास इलेक्ट्रॉन के नंबर सेम है तो रेडियस को देखने का एक कॉन्सेप्ट कहते हैं, अभी मैं आपको कॉन्सेप्ट बताता हूँ, एक ट्रिक भी बता कर सकते हैं कि अगर उनके पास सेम से वही इलेक्ट्रॉन के नंबर सेम है, भले वो अलग अलग एटम्स हैं, कोई प्लस में है, कोई माइनस में, कोई ज़्यादा प्लस में, कोई ज़्यादा माइनस में, अलग, लेकिन सबके पास खास बात है इलेक्ट्रॉन के नंबर सेम है। अगर कभी इसको कहते हैं आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज, तो याद रखना उस आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज का रेडियस सबसे ज़्यादा होगा जिसके पास सबसे ज़्यादा माइनस चार्ज होगा, और उस आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज का रेडियस सबसे कम होगा जिसके पास सबसे ज़्यादा पॉजिटिव चार्ज होगा। ठीक है, जो अभी मैं आपको एक पर्टिकुलर एटम के कैटायन एनायन में देख रहा था, वही सेम कॉन्सेप्ट मिलता जुलता आपको डिफरेंट डिफरेंट स्पीसीज में होगा जिनके इलेक्ट्रॉन के नंबर सेम है। ठीक है, तो याद रखना जितना माइनस चार्ज उतनी बड़ी रेडियस, जितना प्लस चार्ज उतनी कम रेडियस, ये आइसो इलेक्ट्रॉनिक पे भी बैठेगा। कैसे होगा अभी इसका कॉन्सेप्ट भी मैं आपको बताऊँ। कह रहे साइज ऑफ आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज, आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज पे साइज क्या होगा अगर उसको देखें। कह रहे दोज स्पीसीज विच स्पीसीज हैविंग द सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, क्या होंगे इलेक्ट्रॉन, बट डिफरेंट न्यूक्लियर चार्ज फॉर्म आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज। कह रहे दोज स्पीसीज हैविंग द सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बट डिफरेंट न्यूक्लियर चार्ज फॉर्म आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज। फिर बोला गया फॉर आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज द एटॉमिक रेडियस इंक्रीजेस विथ डिक्रीज इन न्यूक्लियर चार्ज। तो याद रखना अगर आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज है तो उसमें क्या हो जाता है, एटॉमिक रेडियस इंक्रीज कर जाएगी, एटम की जो रेडियस होगी वो इंक्रीज करेगी विथ डिक्रीज इन न्यूक्लियर चार्ज। लेकिन ये लाइन कैसे अभी दिखाता हूँ, लेकिन अभी के लिए हमें कोई कॉन्सेप्ट लेके चले अपने लिए कि क्वेश्चंस गलत ना हो। ये मोर नेगेटिव चार्ज, जितना ज़्यादा नेगेटिव चार्ज होगा उतना ज़्यादा रेडियस, ठीक है, और जितना ज़्यादा पॉजिटिव चार्ज उतनी छोटी रेडियस। अब इस लाइन को यहाँ पर एक्सप्लेन करते हैं एग्जाम्पल के साथ तो आपको दिखेगा। चलो आपके पास यहाँ पर ऑर्डर ऑफ रेडियस भी लगा है, लेकिन अगर यहाँ पर देखें तो सबके पास क्या है, कार्बन के पास 6 इलेक्ट्रॉन्स होते थे, 4 माइनस आने का मतलब 4 और आ गया, जितना माइनस मतलब उतना इलेक्ट्रॉन और है, 6 4 10, 7 में 3 आ गया 10, 8 था 2 आया 10, 9 में 1 10। सोडियम की बात करते हैं, इसके पास 11 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो एक निकलने का मतलब ये भी 10 बचा, 12 में से 2 10, 13 में 10, 3 गया 10, 14 में से 4 गया 10। सबके सब आइसो इलेक्ट्रॉनिक है, 10 इलेक्ट्रॉन सबके पास है। ये इलेक्ट्रॉन की बात है तो सबके पास इलेक्ट्रॉन बराबर। अब मैं प्रोटॉन लिखूंगा, ठीक है, इनके पास प्रोटॉन अब भी 6 है, भाई इलेक्ट्रॉन बढ़ गया लेकिन प्रोटॉन थोड़ी ना। इनके पास प्रोटॉन कितना हो जाएगा 7, इनके पास 8, जितना एटॉमिक नंबर है, ये पी का मतलब प्रोटॉन है 11, इनके पास 12, और इनके पास अगर बात करते हैं 13 प्रोटॉन है, और इनके पास 14 प्रोटॉन। देखो इलेक्ट्रॉन की अगर बात करते हैं सबके पास इलेक्ट्रॉन सेम है, लेकिन प्रोटॉन सबके अलग अलग है। अगर प्रोटॉन अलग अलग है तो न्यूक्लियर चार्ज अलग अलग है, देखना। अच्छा अगर कहते हैं इस प्रोटॉन को, कार्बन के, कह रहे हैं मेरे पास 6 प्रोटॉन है और 6 लोगों को कितना इलेक्ट्रॉन को खींचना है, ये सबके पास यहाँ पर कितने इलेक्ट्रॉन है, 10 इलेक्ट्रॉन है, ऑल सबके पास। इस 6 प्रोटॉनों को 10 इलेक्ट्रॉन को खींचना, मतलब कि आप देख रहे हैं अपना तो अकेला 6 है और खींचना इसको 10 को। और नाइट्रोजन से पूछा गया तो यहाँ पर भी इनको 10 इलेक्ट्रॉन को खींचना, लेकिन प्रोटॉन कितने हो गए 7 प्रोटॉन 10 इलेक्ट्रॉन को खींचेंगे, यहाँ पर 8 कितने को खींचेंगे 10 को, 9 खींचेगा कितने को 10 को, 11 खींचेगा 10 को, 12 खींचेगा 10 को, 13 भी खींचेगा 10 को, और 14 भी खींचेगा 10 को। अगर यहाँ पर देखें, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन के नंबर ज्यादा, प्रोटॉन के नंबर कम है, मतलब यहाँ पर न्यूक्लियर चार्ज बहुत कम होगा। और इस लास्ट वाले में देखें इलेक्ट्रॉन तो 10 हैं लेकिन प्रोटॉन कितना हो जाता है 14। बताओ 14 लोगों, केवल 10 लोगों को खींचना है तो खींच लेगा ज़्यादा, जब खींचेगा ज़्यादा तो वहाँ पर रेडियस सिकुड़ जाएगी। और यहाँ पर 6 लोगों को, केवल 10 लोगों को खींचना है केवल 6 और खींचना 10 इलेक्ट्रॉनों को है तो ज़्यादा नहीं खींचेगा। यहाँ पर जेड इफेक्टिव क्या हो जाएगा, अब बताओगे जेड इफेक्टिव यहाँ पर अगर हम बात करते हैं बहुत ही ज़्यादा कम, और जेड इफेक्टिव यहाँ पर क्या हो जाएगा, बहुत ही ज़्यादा हो जाएगा। तो जिसकी वजह से यहाँ पर अब बताओगे ये सबसे बड़ी रेडियस, फिर ये, फिर ये, फिर ये, फिर, और या फिर जो मैंने अभी ऊपर कॉन्सेप्ट बताया कि अगर आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज जिसके पास सबसे ज़्यादा माइनस चार्ज होगा उसकी रेडियस सबसे बड़ी होगी, और जिसके पास सबसे ज़्यादा पॉजिटिव चार्ज होगा उसकी रेडियस सबसे कम होगी। इसका मतलब 4 माइनस के बाद फिर 3 माइनस, फिर 2, फिर 1, फिर अब प्लस वाले में 1 प्लस, उनसे भी छोटा 2 प्लस, उनसे छोटा 3 प्लस, और सबसे कम 4 प्लस। तो इन सब पे क्वेश्चंस पूछे गए हैं जो आपको ध्यान देना। चलो एक और देखते हैं ऑर्डर ऑफ रेडियस। यहाँ पर अगर सल्फर की बात करते 16 होता था, 2 आ गया, 18 इलेक्ट्रॉन इनके पास है।
क्लोरीन 17 और एक 18 इलेक्ट्रॉन, पोटेशियम 19 में से एक गया तो कितना 18 इलेक्ट्रॉन, और 20 में से 2 गया तो 18 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, 18 इलेक्ट्रॉन सबके पास है। ठीक है, 18 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर सबके पास 18 इलेक्ट्रॉन है। लेकिन प्रोटॉन की बात करते हैं, यहाँ पर कह रहे हैं भैया 16, यहाँ पर 17 प्रोटॉन, यहाँ पर 19 और यहाँ पर 20। अब देख रहे हैं सबसे कम प्रोटॉन कहाँ पर है, यहाँ पर। जहाँ पर प्रोटॉन कम जेड इफेक्टिव कम तो रेडियस ज़्यादा, जहाँ पर प्रोटॉन सब ज़्यादा यहाँ पर है तो बताओगे इसका मतलब जेड इफेक्टिव ज़्यादा रेडियस कम। तो ओवरऑल इसी कॉन्सेप्ट से जितना नेगेटिव उतनी बड़ी रेडियस, जितना पॉजिटिव उतनी कम रेडियस। ठीक है, तो ये कॉन्सेप्ट आपका यहाँ पर कंप्लीट हो गया था, रेडियस से जुड़ा हुआ पूरा। ठीक है, क्वेश्चन अल्टरनेटली पूछते हैं, आपके कॉन्सेप्ट जो मैंने आपको बताया उससे भी हो सकता है, लेकिन जो मैंने आपको स्टेटमेंट भी बताया क्यों बढ़ जाता है क्यों घट जाता है, क्योंकि अगर आपसे स्टेटमेंट असर्शन रीजन में पूछता है तो वो भी आपको अच्छे से आना चाहिए। चलिए आते हैं यहाँ पर आयोनेशन एंथैल्पी, आयोनेशन पोटेंशियल या फिर जिसको आयोनेशन एनर्जी किसी नाम से भी बुलाया जाए, सबका मतलब एक होता है। क्या होता है आपको बताओ, आयोनेशन एनर्जी, आयोनेशन पोटेंशियल, आयोनाइजेशन एंथैल्पी, सबका मतलब एक है। एक हिसाब से आपको वहाँ पर समझ करके जब भी कुछ भी बोला जाए आपको यही सेम मानना है जो मैं आपको बताने चाह रहा हूँ। देखो आयोनेशन एनर्जी को अगर हमें देखना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, एक सिंगल एटम लेना है। क्या हो सकता है कहीं पर जुड़ा होगा किसी के साथ, लेकिन हमें एक आइसोलेटेड गैसियस एटम लेना है। एक सिंगल एटम हो, वो भी अपने कौन सी स्टेट में हो, सॉलिड लिक्विड में नहीं, किस में होना चाहिए, गैसियस। ये लाइन भी आपको याद रखना है, इस लाइन पे भी क्वेश्चन पूछे गए। आइसोलेटेड गैसियस एटम होना चाहिए, मतलब आइसोलेट में सिंगल हो, अकेला हो और गैसियस फॉर्म में। ठीक है, इतना सेटअप बना है तो कहता है कि आइसोलेटेड गैसियस एटम हो, उसके आखिरी शेल के इलेक्ट्रॉन, आखिरी शेल जिसको कहते हैं बैलेंस शेल, कि किसी एक इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए मिनिमम जितनी एनर्जी देनी पड़ती है उसी को हम क्या बोलते हैं, उसका आयोनाइजेशन एनर्जी। इलेक्ट्रॉन अगर आखिरी शेल में है तो क्यों है, क्योंकि न्यूक्लियस ने अपनी कुछ पावर के साथ उसको भी बांध के रखा है। जैसे इनर शेल के इलेक्ट्रॉनों को बांध के रखा है, वैसे आखिरी शेल में जो इलेक्ट्रॉन्स है भले उससे थोड़ा सा दूर होंगे लेकिन उनको भी बांध करके रखा है। और हमारा टारगेट उस इलेक्ट्रॉन को उस शेल से बाहर निकाल दो, मतलब इसे कहते हैं न्यूक्लियस ने जो उसको पकड़ के रखा है उसी से छुड़ा करके बाहर कर दो। और न्यूक्लियस एक फोर्स के तहत उसको पकड़ा, अगर हम उसके फोर्स को कम करना चाहते हैं तो हमारे पास होगा बाहर से एनर्जी दिया जाए। क्या दिया जाए, बाहर से एनर्जी दिया जाए। और बाहर से अगर कोई प्रोसेस कराने के लिए हम एनर्जी देते हैं, इसको कहते हैं ये तो इंडोथर्मिक प्रोसेस है। हीट दे करके, बाहर से एनर्जी दे करके हम ये प्रोसेस करा रहे हैं। तो इसीलिए हमेशा याद रखना कि यहाँ पर कभी भी ऐसा होता है तो आपको इस बात का ज़रूर ध्यान देना है कि अगर ऐसा कभी भी आएगा तो आइसोलेटेड गैसियस एटम हो, उसके आखिरी शेल से या फिर आउटर मोस्ट शेल से जो लूजली बॉन्डेड होता है न्यूक्लियस से, उसके इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए जो मिनिमम एनर्जी हमें खर्च करनी पड़ती है, उसी मिनिमम एनर्जी को हम कहते हैं उसका आयोनाइजेशन एनर्जी। क्या बोलते हैं उसको, आयोनाइजेशन एनर्जी का नाम देते हैं। चलो डेफिनेशंस क्लियर करते हैं, फिर आगे कैसे क्वेश्चंस आएगा उसको समझेंगे। तो आयोनाइजेशन एनर्जी के लिए आपको सबसे पहले यहाँ पर ये कहता है आयोनाइजेशन एनर्जी, आयोनाइजेशन एंथैल्पी, आयोनाइजेशन एनर्जी। तो यहाँ पर आते हैं, कह रहे मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव मोस्ट लूजली बॉन्डेड आउटर मोस्ट शेल इलेक्ट्रॉन इन ग्राउंड स्टेट फ्रॉम एन आइसोलेटेड, क्या होना चाहिए, आइसोलेटेड गैसियस एटम इज नोन एज आयोनाइजेशन एनर्जी। वो कम से कम एनर्जी जो हम क्या करते हैं आखिरी शेल के इलेक्ट्रॉनों से, ठीक है, आखिरी शेल के इलेक्ट्रॉनों को रिमूव करने के लिए, निकालने के लिए जो हमें देनी पड़ती है किसी आइसोलेटेड गैसियस एटम से, उसी को हम क्या बोलते हैं, आयोनाइजेशन एनर्जी। ये हमारे पास आइसोलेटेड गैसियस एटम है। ठीक, आइसोलेटेड गैसियस एटम है, सिंगल एटम। ये इसका पहला शेल, दूसरा मान लेते हैं, तीसरा शेल है, यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन, ये इलेक्ट्रॉन भी न्यूक्लियस से बंधा हुआ है। अब कोई चीज़ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से है तो इसको दूर करने के लिए हमें बाहर से एनर्जी देनी पड़ेगी। हमने कुछ मिनिमम एनर्जी यहाँ पर खर्च की, जिसकी वजह से ये यहाँ से निकल करके भाग गया। हमने जितनी एनर्जी, कम से कम जितनी एनर्जी दी जिससे कि निकल गया, यहाँ पर जस्ट निकलने को तैयार हो गया, उसी को हम क्या बोलते हैं, इसका आयोनाइजेशन एनर्जी। क्या बोलते हैं इसको, उसका आयोनाइजेशन एनर्जी का नाम देते हैं। ठीक है, ये याद रखना, जितनी एनर्जी यहाँ पर देनी पड़ेगी और हमें एनर्जी देनी ही पड़ेगी। और आयोनाइजेशन एनर्जी ऑलवेज क्या हो जाएगा, ऑलवेज इंडोथर्मिक हो जाता है। इंडोथर्मिक मतलब जिसको कहते हैं डेल्टा एच इज ग्रेटर देन 0। एंडोथर्मिक प्रोसेस का मतलब डेल्टा एच इज ग्रेटर देन क्या हो जाएगा, वहां पर आपका 0 हो जाता है। तो ये आपको ध्यान दें।
कह रहे फॉर एन एटम, मतलब एम नाम का गैसियस एटम है, सक्सेसिव आयोनाइजेशन एनर्जीज आर एज फॉलो। अगर आपको याद रखना है, जैसे अभी तो मैंने आपको केवल डेफिनेशंस बताया, ठीक है। अब ऐसा नहीं कि हम हमेशा एक ही इलेक्ट्रॉन को निकालेंगे। अगर एक इलेक्ट्रॉन निकाल लिया तो उसके ऊपर प्लस चार्ज आया, फिर हमने कहा एक काम करते हैं एक और इलेक्ट्रॉन निकालते हैं, तो एक और इलेक्ट्रॉन निकाला गया तो एक और प्लस चार्ज आएगा, फिर और एक इलेक्ट्रॉन निकाला तो एक और प्लस चार्ज आएगा। तो यहाँ पर जो अगर सक्सेसिव आयोनाइजेशन एनर्जी की बात करते हैं, जैसे अगर हमने पहला इलेक्ट्रॉन निकाला है तो उसके पीछे जितनी एनर्जी हमें कम से कम खर्च करनी पड़ी, इसको कहेंगे फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी। फिर इसको जब दूसरा इलेक्ट्रॉन निकालने चल रहे हैं तो उसके पीछे जितनी कम से कम एनर्जी खर्च करनी पड़ी, इसको कहते हैं सेकेंड आयोनाइजेशन एनर्जी। ऐसे तीसरे इलेक्ट्रॉन के लिए थर्ड आयोनाइजेशन एनर्जी, ऐसे अगला इलेक्ट्रॉन फोर्थ आयोनाइजेशन एनर्जी, ऐसा कहा जा रहा है। लेकिन इसमें इस बात का हमेशा ध्यान रहे, एक इलेक्ट्रॉन हमने निकाला, मान लेते हैं जितनी एनर्जी खर्च हुई, अब जो दूसरा इलेक्ट्रॉन निकालेंगे तो याद रखना वो अब क्या हो जाएगा, पहले से ज्यादा एनर्जी उसके पीछे खर्च होगी। क्यों? क्योंकि जब एक इलेक्ट्रॉन निकल गया तो जेड इफेक्टिव बढ़ गया, क्योंकि मैंने कहा इलेक्ट्रॉन निकलेगा तो जेड इफेक्टिव बढ़ता जाएगा, इलेक्ट्रॉन आता जाएगा तो जेड इफेक्टिव घटता जाता है। तो एक इलेक्ट्रॉन निकला तो जेड इफेक्टिव ने सभी बचे इलेक्ट्रॉनों को और कस के पकड़ लिया। अब यहाँ से इलेक्ट्रॉन को छुड़ाने के लिए हमें ज़्यादा एनर्जी देनी पड़ी। अगर उसको भी निकाल दिया तो अब जो इलेक्ट्रॉन बचे और टाइटली होल्ड कर लेगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन कम होते चले जा रहे हैं, प्रोटॉन तो उतने ही है, तो और ज़्यादा पावर के साथ उनको पकड़ता जाएगा। तो अगले इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए हमें उनसे भी ज़्यादा एनर्जी खर्च करनी पड़ेगी। तो एक लाइन हमेशा याद रखना कि आयोनाइजेशन एनर्जी हमेशा अगले इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए हम जो भी एनर्जी खर्च करेंगे पहले वाले से ज़्यादा ही खर्च होगा, ठीक है। तो अब आपको यही सारी बातें बताने जा रहे थे। यहाँ पर आते हैं फॉर एन एटम, मान लेते कोई गैसियस एटम था, मेटल था, सक्सेसिव आयोनाइजेशन एनर्जी आर इज फॉलो। सबसे पहले कह रहा है कि अगर हमने इस मेटल को, अभी न्यूट्रल था ना, एक इलेक्ट्रॉन को निकाला, एक प्लस चार्ज आया, इसमें जो एनर्जी खर्च की गई जिसको E1 कह रहे हैं, इसको कहते हैं भैया पहला इलेक्ट्रॉन निकालने में लगाई गई एनर्जी, इसको कहते हैं फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी। अब हमने देखा एक प्लस बन चुका है, ठीक है, और याद रखना यहाँ पर जेड इफेक्टिव बढ़ चुका है। तो अब यहाँ पर हमने कहा एक और इलेक्ट्रॉन निकाल ही लेते हैं, निकाला तो M2 प्लस हो जाता है, और इसको यहाँ पर कहेंगे E2, और इसको कहेंगे यहाँ पर सेकेंड आयोनाइजेशन एनर्जी। क्या बोलते हैं यहाँ पर? सेकेंड आयोनाइजेशन एनर्जी। फिर M2 प्लस से आप देख रहे हैं एक और इलेक्ट्रॉन निकाला गया तो बन जाएगा M3 प्लस, और यहाँ पर जो एनर्जी होगी उसको E3 कह रहे हैं, और इसको कुछ और कहेंगे भाई तीसरा इलेक्ट्रॉन निकाल ले तो थर्ड आयोनाइजेशन एनर्जी। और हमेशा याद रखना यहाँ पर, और ये लाइन हमेशा आपको याद रखनी है कि ऑर्डर ऑफ आयोनाइजेशन एनर्जी हमेशा पहले वाले से ज़्यादा सेकेंड वाले में खर्च करना पड़ेगा, फिर उससे ज़्यादा थर्ड वाले में, उससे ज़्यादा फोर्थ, जैसे अगला इलेक्ट्रॉन निकालेंगे पहले वाले से ज़्यादा। आपसे कभी ऐसा पूछा जाए क्यों ऐसा हो रहा है, बताओ क्यों ऐसा हो रहा है कि एक इलेक्ट्रॉन निकालने के बाद जब अगला इलेक्ट्रॉन निकालते हैं तो पहले से ज़्यादा एनर्जी खर्च होती है? क्योंकि आप बताओ कि जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन हटता है इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता चला जाता है। जब इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ेगा तो वहाँ से, मतलब इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज का मतलब न्यूक्लियस की पकड़ मजबूत होती चली जा रही है, जिसकी वजह से वो क्या हो जाता है, अगले इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए हमें और ज़्यादा एनर्जी खर्च करनी पड़ती है। अच्छा, अगर यहीं पर मैं एक बात और बता दूँ, हमने पहला इलेक्ट्रॉन निकाला, दूसरा निकाला, तीसरा निकाला, अगर हमारा मन ऐसे होता है काम करते ये बार बार निकालने से अच्छा है, ठीक है, हम एक काम करते हैं यहाँ पर कुछ एनर्जी दे देते हैं और एक ही बार में क्या करते हैं, यहाँ पर 3 इलेक्ट्रॉन निकाल देते हैं। हमने 3 स्टेप में एक इलेक्ट्रॉन निकाला, हमने कहा एक काम करते हैं एक ही बार में हम इतनी एनर्जी दे देते हैं कि ये क्या कर जाता है, 3 इलेक्ट्रॉन निकल जाए, 3 प्लस चार्ज आ जाए। तो हमें कितनी एनर्जी देनी पड़ेगी? अगर आप चाहे कि वहाँ पर 3 इलेक्ट्रॉन एक ही बार में निकल जाए तो आपको बताया, यहाँ पर याद रखना, आप पहले स्टेप में दी गई एनर्जी प्लस दूसरे स्टेप में एनर्जी, तीसरे स्टेप, इन तीनों एनर्जी को अगर जोड़ दिया जाए, याद रखना E1 प्लस E2 प्लस E3, तीनों स्टेप की एनर्जी को हमने ऐड कर दिया। ऐड करने के बाद टोटल जितनी एनर्जी होगी उतनी एनर्जी को अगर एक ही बार में ही दे दिया जाए उसको, तो एक ही बार में तीनों इलेक्ट्रॉन को निकाल देगा, ठीक है। तो ये गणित यहाँ पर बैठता है, तो याद रखना, चाहे एक एक करके आप एनर्जी वहाँ पर खर्च करो, ठीक है, जो भी जाए, या फिर एक ही बार में तीनों एनर्जी जितनी खर्च होती है उतनी एक ही बार में उठा के उसको दे दो, एक ही बार में तीनों इलेक्ट्रॉन निकाल देगा। तो ऐसा कुछ यहाँ पर होता है। और ऑलवेज ये भी लाइन याद रहे कि अगले में पहले से ज़्यादा एनर्जी खर्च होती है, इसलिए E1 ज़्यादा E2 फिर E3 ऐसे एंड सो ऑन। आए समझ में आयोनाइजेशन एनर्जी? तो अभी तो हम लोग यहाँ पर इसके डेफिनेशन को ही क्लियर कर रहे हैं, अभी देखेंगे क्वेश्चंस कैसे पूछा जाएगा, क्या होगा। इलेक्ट्रॉन कैन नॉट बी रिमूव्ड फ्रॉम सॉलिड स्टेट ऑफ एन एटम। मैंने कहा इसलिए बार बार आइसोलेटेड गैसियस एटम होना चाहिए, आइसोलेटेड सॉलिड एटम नहीं होना चाहिए,
क्योंकि इलेक्ट्रॉन सॉलिड से नहीं निकलता, वो जब निकलेगा वो गैस से ही निकलता है। इसलिए पता है इलेक्ट्रॉन कैन नॉट बी रिमूव्ड फ्रॉम द सॉलिड स्टेट ऑफ एन एटम, इट हैज टू कन्वर्टिंग गैसियस फॉर्म, एनर्जी रिक्वायर्ड टू conversion from solid state to gaseous state is called sublimation energy। इसको क्या बोलते हैं वहां पर? सबलिमेशन एनर्जी कहते हैं। अगर हम देखें यहाँ पर सॉलिड, ठीक है, इसको हमने जो एनर्जी दी तो पहले सॉलिड को हम गैस में लेके जाते हैं, मतलब यहाँ पर सबलिमेशन एनर्जी दिया गया। फिर यहाँ पर गैस को हमने कुछ एनर्जी दिया तो जाकर के कहाँ पर पहुंचा, ये गैसियस कैटायन में पहुंचा, तो इसको कहते हैं आयोनाइजेशन एनर्जी। तो इसलिए याद रखना, अगर सॉलिड फॉर्म में है तो पहले काफ़ी एनर्जी तुम्हारी खर्च होगी, इसको हम गैसियस फॉर्म में पहुंचा है सब्लिमेशन, फिर गैसियस फॉर्म में पहुंचने के बाद तब वहां से कहेंगे अब एनर्जी लगाओ, इलेक्ट्रॉन को निकालो। ठीक है, तो सॉलिड फॉर्म में नहीं, हमें आयोनेशन देखना है तो हमारा गैस फॉर्म होना जरूरी है। कह रहे आयोनेशन एनर्जी ऑलवेज, मैंने आपको बताया पहले से ही, ये एंडोथर्मिक है भाई, ये जब भी होगा इसको हीट, ठीक है, देनी पड़ेगी तभी ये प्रोसेस हो सकता है। एंडोथर्मिक प्रोसेस मतलब हीट एनर्जी देंगे तभी ऐसा प्रोसेस होगा। फिर बताया गया इट इज मेजर्ड इन इलेक्ट्रॉन वोल्ट, किलो कैलोरी या फिर किलो, जिसके साथ भी वो मेजर करना चाहिए। ठीक है, मेजर करने के अलग अलग यूनिट्स होती हैं, है तो एनर्जी ही, एनर्जी को चाहे हम इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स की बात करें, किलो कैलोरी में कहें या फिर किलो जूल में कहें। ठीक है, हम किसी भी साथ वहाँ पर बता सकते हैं इसको। ये तो भी मैंने एक डेफिनेशंस बताया क्या होता है, पहला इलेक्ट्रॉन निकलेगा तो कैसे, दूसरे इलेक्ट्रॉन में कितनी एनर्जी, तीसरे में कैसे। अगर हमें ऐसे बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स निकाले हैं, अगर सारे इलेक्ट्रॉनों को निकालने में जितनी एनर्जी दी नहीं पड़ी, अगर मैं एक ही बार में उतने एनर्जी दे देता तो उतने सारे इलेक्ट्रॉन एक ही स्टेप में निकल जाते। ठीक है, अभी केवल इस पर चर्चा हुई, इसकी डेफिनेशन और इसके कॉन्सेप्ट पे। लेकिन अब आते हैं, इसका हम देखते हैं कि पीरियोडिक टेबल में ये कॉन्सेप्ट क्या करेगा। ठीक है, अगर पीरियोडिक टेबल से हम लेफ्ट टू राइट जाए तो क्या होगा, टॉप टू बॉटम जाए तो क्या होगा, जो होगा क्या उसमें कहीं पर कोई एक्सेप्शन के केसेस हैं जहाँ पर क्वेश्चन के पूछे जाने के चांसेस सबसे ज़्यादा रहते हैं, तो उसको भी देखते हैं यहाँ पर। फैक्टर अफेक्टिंग आयोनाइजेशन एंथैल्पी। अगर आयोनाइजेशन एंथैल्पी की बात करते हैं कौन कौन से फैक्टर आएंगे, हम बात करते हैं ग्रुप। और मैंने हमेशा देखा अगर ग्रुप में जाओगे तो ग्रुप में जाते हैं तो क्या हो जाता है, साइज का कॉन्सेप्ट आता है। क्या जाता है, साइज बढ़ती चली जाती है। और यहाँ पर आपको ये बताया गया कि अगर ग्रुप में जाएंगे तो एटॉमिक साइज क्या हो जाएगी, नंबर ऑफ शेल्स बढ़ते हैं, साइज बढ़ती चली जाती है, और नंबर ऑफ शेल्स बढ़ेगा तो आयोनाइजेशन एनर्जी घट जाएगी। चलो इसको समझते हैं क्या मैं बोलना चाहता हूँ। जैसे से अगर मैं ग्रुप में नीचे आपको लेके चल रहा हूँ, आप बताओगे एक एक सेल क्रमशः बढ़ता चला जाएगा, बताओ यही तो होगा, एक एक सेल बढ़ता चला जाएगा, ऐसा कुछ वहाँ पर होता है। अगर हम बात करते हैं यहाँ पर, मान लेते हैं ऐसे, यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन है, इसके आखिरी शेल, क्योंकि अगर हम सेम ग्रुप की बात करते हैं तो आखिरी शेल में इलेक्ट्रॉन के नंबर क्या हो जाएंगे, सेम होंगे, ऐसा कुछ होता है। और अगर हम यहाँ पर देखते हैं, ठीक है, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पर एक शेल और बढ़ा, एक शेल और बढ़ गया, आपको पता है ये जो सेल है इसका आखिरी शेल केवल दूसरा है, तो यहाँ पर न्यूक्लियस के बहुत ज़्यादा करीब है, न्यूक्लियस को कस के टाइटली होल्ड किया। लेकिन जैसे जैसे आप देखते हैं यहाँ पर हम हायर सेल में चले जाते हैं, जैसे यहाँ पर सेल के नंबर बढ़ने चले जाते हैं, यहाँ पर और ज़्यादा इनर सेल कितने हो गए, 3। अब तीनों सेल मिलकर किस पे धक्के मार रहे कि तुम भाग जाओ, और न्यूक्लियस यहाँ पर क्या करे, बड़ी मुश्किल से इसको पकड़ के रखा है। ठीक है, ऐसे कुछ। फिर यहाँ पर देखा जाए, यहाँ पर ये तो बहुत दूर हो गया, तो अंदर जैसे जैसे सेल के नंबर बढ़ने लगते हैं, आपको पता है स्क्रीनिंग इफेक्ट क्या हो जाएगा, बढ़ता जाएगा। अंदर वाले लोग तो इसके ऊपर धक्के पे धक्के लगाते जा रहे हैं, उसको भगाते जा रहे हो, तो पहले से चाहते हैं ये भाग जाए यहाँ से, यहाँ ना रुके। जब न्यूक्लियस के करीब में था तब यहाँ पर बहुत ज़्यादा इस पर पावर नहीं पड़ रही थी इन लोगों की कि भगा देंगे इसको, न्यूक्लियस को कस के पकड़े हुए था। लेकिन जैसे जैसे न्यूक्लियस से दूरी बढ़ती जा रही है, हम ग्रुप में नीचे आ रहे हैं, साइज बढ़ती चली जा रही है, तो आखिरी शेल का जो इलेक्ट्रॉन है न्यूक्लियस के संपर्क में बहुत कम रह पाता है। ठीक है, तो न्यूक्लियस आखिरी शेल के इलेक्ट्रॉनों के ऊपर उतनी अच्छी पकड़ नहीं बना पाता। तो इसीलिए अगर हम जाते हैं यहाँ से इलेक्ट्रॉन को हटाने के लिए, हमें ज़्यादा एनर्जी खर्च करनी पड़ेगी, और यहाँ से पता चला थोड़ी सी एनर्जी दिया, तुरंत इलेक्ट्रॉन निकल गया, क्योंकि यहाँ से ये इलेक्ट्रॉन इस न्यूक्लियस से बहुत कमजोर बॉन्ड, बहुत लूजली हेल्ड है। ठीक है, बहुत ही यहाँ पर क्या हो जाता है, वीक फोर्स से ही जुड़ा हुआ है, और यहाँ पर स्ट्रांगली जुड़ा हुआ है। तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन को छुड़ाने में हम थोड़ी सी एनर्जी निकाल देंगे, यहाँ से बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, बहुत ज़्यादा मेहनत। इसीलिए आपको यहाँ पर एक कॉन्सेप्ट निकल के आता है कि आयोनाइजेशन एनर्जी एटॉमिक साइज, और साइज कब नीचे जाने पर, ग्रुप की बात हो रही है ना, ग्रुप में नीचे जाने पर बढ़ती चली जाएगी, और साइज बढ़ेगी तो आयोनाइजेशन एनर्जी घटती चली जाती है। और नंबर ऑफ शेल कहें या फिर साइज के बातें किए, नंबर ऑफ शेल नीचे जाने पर बढ़ रहा है तो आयोनाइजेशन एनर्जी घटती जाएगी।
उसका रीज़न यही है क्योंकि यहाँ पर इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज काफ़ी ज़्यादा कम होने लगेगा, आखिरी सेल के इलेक्ट्रॉनों के ऊपर जो फोर्स लग रहा है बहुत कम होने लगेगा, क्योंकि यहाँ पर इनर सेल के नंबर बढ़ते जा रहे हैं, तो स्क्रीनिंग इफेक्ट बहुत बढ़ जाएगा। चलो यहाँ पर बात करते हैं। जैसे आपको बताएंगे लिथियम है, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, ठीक है, ये कहाँ पर है, फर्स्ट ए ग्रुप के मेंबर है। लिथियम के नीचे सोडियम, उसके नीचे पोटेशियम, उसके नीचे रुबिडियम, फिर सबसे नीचे सीजियम। अगर हम यहाँ पर चलेंगे, आप कहेंगे भाई साइज बढ़ रहा है, तो साइज बढ़ेगा तो आयोनाइजेशन एनर्जी क्या हो जाएगी, कम। यहाँ तक कि अगर आप सीजियम पे ध्यान दें, किसकी बात कर रहे हैं, सीजियम। कहा जाता है एक बहुत ही अच्छा इलेक्ट्रोपॉजिटिव मेटल होता है। कहा गया कि अगर मैंने आपको पढ़ाया था वहाँ पर एटॉमिक स्ट्रक्चर है, फिर स्ट्रक्चर ऑफ एटम में मैंने कहा था कि अगर हमें फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट्स करना है तो सबसे अच्छा कौन होगा वहाँ पर मेटल, आप बताओगे सीजियम। क्यों, सीजियम की आयोनाइजेशन एनर्जी बहुत कम होती है, जैसे थोड़ी सी भी लाइट पड़ी तुरंत इलेक्ट्रॉन निकाल देता है, ठीक है, क्योंकि एनर्जी हम लाइट के रूप में दे सकते हैं। तो वही कह रहे हैं कि सीजियम हमारा एक बहुत अच्छा खासा फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट दे सकता है, क्योंकि इसके बाद आयोनाइजेशन एनर्जी बहुत ही ज़्यादा कम होती है पूरे पीरियोडिक टेबल्स में। तो आपने यहाँ पर ग्रुप में क्या सीखा, आपने ग्रुप में यही सीखा भाई ग्रुप में अगर नीचे जाओगे तो आयोनाइजेशन एनर्जी क्या हो जाएगी, घटती चली जाएगी, ठीक है, ये हमेशा कॉन्सेप्ट बना करके रखना। ये तो आपको बताया गया, लेकिन सवाल आता है क्या ये कॉन्सेप्ट हर जगह फिट बैठेगा, तो बताया गया एक्सेप्शन पे आते हैं जहां फेल हो रहा है। आयोनाइजेशन एनर्जी अगर मैं आपको बोरान फैमिली की बात करूं, बोरान के नीचे एल्युमिनियम, फिर यहाँ पर गैलियम, ऐसे इंडियम, थैलियम है। अभी तो नहीं, अभी मैं जब एक एक करके आपको ग्रुप पढ़ाऊंगा तो आपको यहाँ पर और अच्छे समझ में आएगा। तो नियम के हिसाब से भी बताया कि ग्रुप में नीचे जाने पर आयोनाइजेशन एनर्जी घटनी चाहिए। तो यहाँ पर बोरान से एल्युमिनियम जाते हैं तो आयोनाइजेशन एनर्जी क्या हो जाती है, वो घटती है। लेकिन वही तो भाई सब जगह नीचे जाने पर घटना चाहिए, लेकिन एल्युमिनियम से गैलियम आते थे तो याद रखना आयोनाइजेशन एनर्जी क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। उसका एक ही रीज़न है कि एल्युमिनियम से गैलियम आते थे, जब इसको मैं आपको इसकी फैमिली पढ़ाऊंगा तो यहाँ पर 3D में 10 इलेक्ट्रॉन आ जाते हैं, तो जो कि एक बहुत ही पुअर स्क्रीनिंग या फिर शील्डिंग इफेक्ट देते थे, जिसकी वजह से जब यहाँ पर स्क्रीनिंग कम हो जाएगी तो जेड इफेक्टिव बढ़ जाएगा, और जेड इफेक्टिव बढ़ जाएगा तो वहाँ से इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए मेहनत भी लग जाएगी ज़्यादा। तो बताओ आयोनाइजेशन एनर्जी गैलियम का ज़्यादा हो जाता है, किससे, एल्युमिनियम से। और इसके लिए हमारे पास लाइन क्या है, ड्यू टू पुअर शील्डिंग या फिर स्क्रीनिंग इफेक्ट ऑफ डी इलेक्ट्रॉन्स। ऐसे आगे आप देखेंगे तो आपको यहाँ पर भी देखने को मिलेगा, इंडियम से थैलियम पे भी जाने पर आयोनाइजेशन एनर्जी क्या कर जाती है, इंक्रीज हो जाती है। फिर से वही लाइन होगी आपके पास, ड्यू टू पुअर स्क्रीनिंग या फिर शील्डिंग इफेक्ट ऑफ डी एंड एफ इलेक्ट्रॉन्स। तो यहाँ पर कुछ एक्सेप्शंस के केस है, जब इनका पर्टिकुलर ग्रुप चलेगा वहाँ पर फिर से बताऊंगा। और यहाँ पर आपको डी ब्लॉक का एक एग्जाम्पल्स दे रहा है, आयोनाइजेशन एनर्जी 5D सीरीज का 4D से ज़्यादा हो जाता है। क्योंकि अगर मैं आपको बताऊँ, ठीक है, कि यहाँ पर क्या हो जाता है, जैसे सब नीचे जाएंगे पहले 3D सीरीज आता है, ग्रुप में और जाएंगे 4D सीरीज, फिर 5D सीरीज, फिर 6D सीरीज होता है, ऐसे डी ब्लॉक में। तो नियम के हिसाब से नीचे जाने पर क्या होना चाहिए था, ग्रुप में नीचे जाए घटना चाहिए था, लेकिन यहाँ पर ऐसा देखा गया है कि यहाँ पर क्या हो जाता है कि आयोनाइजेशन एनर्जी अगर 4 और 5D की बात करते हैं तो 4D का ज़्यादा, 3D का सबसे ज़्यादा, फिर 4D, फिर 5D, ऐसा होना चाहिए। लेकिन ऐसा ना हो करके वो कहता है, आप जब देखेंगे 4D से ज़्यादा कौन हो जाता है, 5D, नीचे होते हुए भी बढ़ जाता है। तो यहाँ पर एक लाइन आगे आप जब मैं पर्टिकुलर डी ब्लॉक पढ़ाऊंगा तो आपको बताऊंगा, ड्यू टू लेंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शन, पुअर स्क्रीनिंग इफेक्ट ऑफ डी ऑर्बिटल्स, जिसकी एफ ऑर्बिटल जिसको कहते थे यहाँ पर लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन। बताएंगे आयोनाइजेशन एनर्जी 5D की ज़्यादा हो जाती है 4D से, ड्यू टू लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन, ठीक है। और एग्जाम्पल इसका बहुत है, यहाँ पर याद रखना, काफ़ी पुराना है, जिरकोनियम और हफनियम। अगर हम साइज़ की बात करते हैं तो जिरकोनियम हफनियम की साइज़ लगभग बराबर होती है, आगे जब आएगा बताऊंगा, बहुत पुराना क्वेश्चन से बहुत बार पूछा गया। लेकिन आयोनाइजेशन एनर्जी की बात करते हैं, हफनियम जो कि पाया जाता है कहाँ पर, 5D का है ये मेंबर, और जिरकोनियम जो कि 4D का है, तो आयोनाइजेशन एनर्जी हफनियम का ज़्यादा हो जाता है, किससे, अब बताओगे, जिरकोनियम से, ठीक है। तो एक्सेप्शन वाले केसेस आपको याद रखना है, लेकिन उससे भी मस्त यहाँ पर केस आने वाला है, ठीक है। अगर हम पीरियड में चले तो अभी ग्रुप में बताया, ग्रुप में जनरल ट्रेंड की अगर बात करते हैं, नीचे जाने पर घटता, बात खत्म हो जाती है इसी पे। आयोनाइजेशन एनर्जी नीचे जाने पर घटता है, कहीं पर एक्सेप्शन का केस है तो याद रखना पड़ेगा। और एक्सेप्शन के केस के लिए आपको बता भी, हम लोग को एक एक ग्रुप भी तो पढ़ना है, वहाँ पर एक एक करके ग्रुप भी पढ़ते चले जाता है, वहाँ पर फिर आपको एक्सेप्शन वाले केस भी अच्छे से दिखेंगे। नहीं तो अभी जनरली हम बात करते हैं तो ऊपर से नीचे जाने पर घटता है, ठीक है, आयोनाइजेशन एनर्जी। लेकिन अब पीरियड्स में क्या जानते हैं, ठीक है। तो व्हाट अबाउट द पीरियड्स, अगर हम इन पीरियड्स जाते हैं तो वहाँ पर हम क्या समझते हैं, वहाँ पर क्या होना चाहिए। तो वहाँ पर याद रखना, नियम के हिसाब से चले तो हम कहते हैं देखो जेड इफेक्टिव बहुत बड़ा रोल प्ले करता है, लेफ्ट टू राइट जाते हैं जेड इफेक्टिव बढ़ता है,
तभी तो साइज घटती चली जाती, और साइज घटती चली जाएगी तो वहाँ से इलेक्ट्रॉन को निकालने में ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। एक जनरल ट्रेंड की बात करेंगे तो आप बताओगे लेफ्ट टू राइट जाते हैं, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ने की वजह से आयोनाइजेशन एनर्जी भी बढ़ती जाती, पहले से ज़्यादा अगले में एनर्जी, अगले से ज़्यादा और अगले में एनर्जी, ऐसा होगा। लेकिन कल इतने से अगर हम चले जाएंगे एग्जाम देने और क्वेश्चन आया तो हम गड़बड़ कर देंगे, क्योंकि यहाँ पर इसके साथ साथ ये जो जनरल कॉन्सेप्ट है कि लेफ्ट टू राइट जाने पर आयोनाइजेशन एनर्जी बढ़ती है, इसके साथ साथ हमें एक कॉन्सेप्ट और लेकर के चलना है, वो ये होगा कि अगर कहीं पर स्टेबल कॉन्फ़िगरेशंस मिल जाता, स्टेबल कॉन्फ़िगरेशंस ये क्या हो जाता है, p3, अगर p ऑर्बिटल्स हमारा p सबशेल हाफ फिल्ड है, d सबशेल हाफ फिल्ड हो, ठीक है, s सबशेल हमारा क्या हो जाता है, कंप्लीटली फिल्ड हो, h2 हो, p6 कंप्लीटली फिल्ड हो, d10 हो कंप्लीटली फिल्ड। अगर हमारे क्या हो जाते हैं वहाँ पर हाफ फिल्ड और फुल फिल्ड कॉन्फ़िगरेशंस देखने को मिलता है किसी एलिमेंटल फॉर्म में, जब हम उससे इलेक्ट्रॉन निकालते हैं, क्योंकि हाफ फिल्ड और फुल फिल्ड एक स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन की लिस्ट में आता है, और कोई स्टेबल फॉर्म होता है वो जल्दी अपने इलेक्ट्रॉन को निकलने नहीं देता है, वो काफ़ी हद तक अपने इलेक्ट्रॉन को निकलने का विरोध करता है, वो नहीं चाहता कि उसका इलेक्ट्रॉन निकले। तो इसीलिए क्या हो जाता है, जो हाफ फिल्ड और फुल फिल्ड कॉन्फ़िगरेशन तो उनकी स्टेबिलिटी ज़्यादा अच्छी होती है, और कोई ज़्यादा अच्छा स्टेबल है तो इलेक्ट्रॉन को थोड़ी जल्दी निकलने देगा। अब सवाल आता है स्टेबल है, एनर्जी की डिमांड कितनी ज़्यादा होगी। कहा गया कि पीरियोडिक टेबल में लेफ्ट टू राइट जाते हैं, अगर किसी का स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन है तो अपने नेक्स्ट उसके सामने जो पीरियोडिक टेबल में जो मेन ऑर्डर है पीरियोडिक टेबल का, अगर लेफ्ट टू राइट जाते हैं, जो एलिमेंट उसके आगे पाया जाता है उससे थोड़ी सी ज़्यादा एनर्जी हो जाती है। कौन सी, आयोनाइजेशन। ऐसा नहीं पूरे पीरियड में सबसे ज़्यादा हो जाएगा, केवल नेक्स्ट पाए जाने वाले एलिमेंट से ही आयोनाइजेशन एनर्जी ज़्यादा होगी। तो इस पर क्वेश्चन अच्छे बनते हैं, पूछा जाता है, तो ये आपको ध्यान देना है। तो चलो बात करते हैं यहाँ पर, क्योंकि इस पे ज़्यादा चांसेस है क्वेश्चन पूछने। जैसे मैंने आपको ग्रुप बताया और ये पीरियड के पूछे जाने के चांसेस ज़्यादा। इन अ पीरियड स्टेबिलिटी ऑफ हाफ फिल्ड एंड फुल्ली फिल्ड ऑर्बिटल्स, अगर हाफ फिल्ड और फुल्ली फिल्ड ऑर्बिटल्स है तो उनकी स्टेबिलिटी कहा गया हाफ फिल्ड जैसे p3 हो जाए, d5 हो जाए, f7 हो जाए, और फुल्ली फिल्ड ऑर्बिटल h2 हो जाए, s2 हो जाए, p6 हो जाए, d10 हो जाए, f14 आर मोर स्टेबल देन अदर्स, सो इट रिक्वायर्ड मोर एनर्जी। याद रखना, अगर हाफ फिल्ड की बात आती है तो p3, d5, f7 क्या हो जाएगा, इनको हाफ, यहाँ पर s नहीं लिया गया, s1, याद रखना इस बात का, s1 नहीं लिया जाए। हाफ फिल्ड में p3, d5 और f5, और फुल्ली फिल्ड की बात करते तो अब s आ गया, s2, p6, d10, f14, ये ज़्यादा स्टेबल होते हैं किससे, और इधर उधर जो इनके आसपास पाए जाते हैं जिसकी स्टेबिलिटी कम है उनसे। अब जैसे कि यहाँ पर बात करते हैं, अगर नाइट्रोजन और ऑक्सीजन में हमें देखना हो भाई कौन ज़्यादा स्टेबल होगा और कौन ज़्यादा आयोनाइजेशन एनर्जी रखना चाहिए, वैसे नियम के हिसाब से आपको पता है, अगर लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो आपको पता है कि यहाँ पर बोरान, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, ठीक है, ऐसे फ्लोरीन होता है। और लेफ्ट टू राइट जाने पर मैंने अभी जनरल ट्रेंड बताया, तब बताओगे भाई वहाँ पर तो आयोनाइजेशन एनर्जी बढ़ेगी, क्यों, क्योंकि Z इफेक्टिव इंक्रीज करता है। लेकिन सवाल है क्या सच में ऐसा होगा, नाइट्रोजन से ज़्यादा ऑक्सीजन होगा, अब बताओगे नहीं, क्यों, स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन का भी कॉन्सेप्ट देखना पड़ेगा। फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी, अगर कभी क्वेश्चंस में हमें ऐसा फर्स्ट सेकंड थर्ड ना बोला जाए तो हमेशा याद रखना फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी की ही बात कर रहे हैं, ठीक है। तो फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी नाइट्रोजन की ज़्यादा होती है ऑक्सीजन की, हालांकि ऑक्सीजन आपका पीरियड में आगे, ऐसा क्यों हो गया, क्योंकि आपको पता है इसके पास 7 इलेक्ट्रॉन, इनके पास 8 है। जब इनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2 2p3, और 2p3 का मतलब आप देख रहे हैं यहाँ पर एक स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन है, और आपको पता है हाफ फिल्ड और फुल फिल्ड में चूंकि एक अच्छी वहाँ पर क्या हो जाती है, सिमेट्री देखने को मिलती है, इसलिए वो ज़्यादा स्टेबल होता है। और यहाँ पर डी ऑक्सीजन की बात करते हैं 8 है, तो यहाँ पर अगर आते हैं, क्या ये जो पी वाले को हम नोटिस करें 1 2 3 एंड 4, क्या ये हाफ फिल्ड है, नहीं, तो ज़्यादा स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन ही है। तो ये किसी और से नहीं, केवल नाइट्रोजन से नहीं, फ्लोरीन सबको पार करके आगे निकल जाएगा, केवल अपने आगे आए जाने वाले, जो इसके आगे कौन है, ऑक्सीजन, केवल उसी से ही इसकी आयोनाइजेशन एनर्जी ज़्यादा हो पाती है। इसलिए याद रखना फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी की अगर बात करते हैं तो नाइट्रोजन का किससे ज़्यादा होगा, ऑक्सीजन, ड्यू टू स्टेबल हाफ फिल्ड कॉन्फ़िगरेशन p3। लेकिन यहीं पर बात अभी पलटने वाली है, आफ्टर लूजिंग 1 इलेक्ट्रॉन, मानते हैं 1 इलेक्ट्रॉन इसने निकाल दिया, 1 इलेक्ट्रॉन इसने निकाल दिया, ऑक्सीजन अटेन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस ऑफ एन, सो सेकेंड आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ ऑक्सीजन मोर देन नाइट्रोजन। मान लेते हैं 1 इलेक्ट्रॉन इनका निकल गया, ध्यान देना 1 इलेक्ट्रॉन इनका निकाल दिया हमने, अब यहाँ पर p2 बचेगा, 1 इलेक्ट्रॉन निकलने के बाद है, इनका भी 1 इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा तो p3। अब इसको जो कहेंगे, इसको सेकेंड आयोनाइजेशन एनर्जी, एक एक निकालने के बाद की स्थिति है।
तो अब आप देखेंगे इनके पास क्या हो जाता है, स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन 1 2, अब बताओगे 1 2 3, क्या अब इनके पास अब भी है स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन? नहीं। अब बताओ इनके पास तो केवल 2 है, तो इस कंडीशन किसको ज़्यादा होना चाहिए? ऑक्सीजन को। इसीलिए ऐसा नहीं, अगर कभी आपसे बोला जाए फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी किसकी ज़्यादा होगी, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन में, तुरंत बताएंगे ऑक्सीजन का ज़्यादा होगा, नाइट्रोजन का ज़्यादा होगा। लेकिन अगर वही कभी आपसे ऐसा बोल दिया जाए सेकेंड आयोनाइजेशन एनर्जी नाइट्रोजन और ऑक्सीजन में किसकी ज़्यादा होगी, तो हम कहेंगे ऑक्सीजन का। क्यों? क्योंकि सेकेंड एक इलेक्ट्रॉन निकलने के बाद वो एक स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन को गेन कर लेता है, जहाँ से इलेक्ट्रॉन को रिलीज करने में हमें ज़्यादा मेहनत खर्च करनी पड़ती है। ठीक है, तो ये आ जाता है यहाँ पर। और यहाँ पर हमेशा याद रखना है इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज से जुड़ा हुआ कॉन्सेप्ट, क्योंकि लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो आपको पता है इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता है। और साथ ही साथ एक और तरीका मैंने आपको बताया था, जितना इलेक्ट्रॉन रिलीज करेगा उतना ज़्यादा उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आएगा, और जितना ज़्यादा पॉजिटिव चार्ज आएगा उतना ज़्यादा जेट इफेक्टिव बढ़ेगा। जेट इफेक्टिव बढ़ेगा तो वहाँ पर आयोनाइजेशन एनर्जी भी बढ़ेगा। मैंने कहा आयोनाइजेशन एनर्जी इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज के डायरेक्टली, और इनसे पूछा जाए भाई कब बढ़ोगे कब घटोगे, कह रहे वैसे तो पीरियड में लेफ्ट टू राइट बढ़ते ही हैं, लेकिन अगर कोई पर्टिकुलर एटम हो उस पर अगर आप क्या करते हैं इलेक्ट्रॉन निकालते जाओ तो पॉजिटिव चार्ज आता जाएगा, हम तब भी बढ़ जाएंगे। फिर अगर उसमें मैं नेगेटिव चार्ज अगर इलेक्ट्रॉन देता जाऊँ कहेगा तब तो नेगेटिव चार्ज आएगा, और नेगेटिव चार्ज आएगा तो घट जाएंगे। तो ओवरऑल याद रखना कि अगर हम पॉजिटिव चार्ज आता चला जा रहा है तो आयोनाइजेशन एनर्जी भी बढ़ती जाएगी, नेगेटिव चार्ज तो आयोनाइजेशन एनर्जी घटती जाएगी। ठीक है, तो इसलिए अगर मैं कभी ऐसा आपसे कह दूँ, ध्यान से समझना, अगर हमारे पास मान लेते हैं Cl है और Cl माइनस है, अगर हमसे पूछा जाए आयोनाइजेशन एनर्जी, ठीक है, अगर देखा जाए यहाँ पर ध्यान देना आयोनाइजेशन एनर्जी कहाँ पर, ठीक है, यहाँ पर, सॉरी यहाँ पर इसका उल्टा होगा, तो यहाँ पर याद रखना नेगेटिव चार्ज आया बढ़ा तो क्या हो जाएगा, आयोनाइजेशन एनर्जी कम हो जाएगी। इसका मतलब बताओ कि Cl पे ज़्यादा और Cl माइनस में कम। लेकिन वही अगर मैं ऐसे कह दूँ आयोनाइजेशन एनर्जी, हमारे पास क्या हो जाता है, यहाँ पर Cl भी और Cl प्लस है, तो आप बताओगे Cl प्लस पॉजिटिव चार्ज आया तो जेड इफेक्टिव बढ़ा, आयोनाइजेशन एनर्जी घट जाएगी, सॉरी आयोनाइजेशन एनर्जी बढ़ जाएगी। यहाँ पर क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। वही अगर नेगेटिव चार्ज आया तो ये घट जाएगा, ये बढ़ा तो ये घटा तो डायरेक्टली मतलब ये भी घट जाएगा। इसलिए याद रखना माइनस चार्ज आएगा तो इनकी पावर, ये आयोनाइजेशन एनर्जी की डिमांड कम हो जाएगी, और प्लस चार्ज आएगा तो वहाँ पर आयोनाइजेशन एनर्जी पहले से ज़्यादा। इसीलिए तो आपको मैंने बताया था, अगर आप ऐसे देखें M नाम का एटम था, इसके पीछे पहली एनर्जी खर्च किया तो प्लस आया, अब अगला निकालने के लिए इससे इलेक्ट्रॉन और ज़्यादा लगेगा, फिर ऐसे M2 प्लस आ जाएगा। मतलब जैसे जैसे प्लस आता चला जाएगा आयोनाइजेशन एनर्जी भी क्या हो जाएगी, बढ़ती चली जाती। तो ये कॉन्सेप्ट भी आपको याद रखना है। अब मिला जुला के अगर पूरे पीरियोडिक टेबल पे हम आए, ठीक है, पूरे पीरियोडिक टेबल पे अगर हम आए, यहाँ पर है, ठीक है, अभी आएंगे वहाँ पर भी आयोनाइजेशन एनर्जी ये हुआ। अब मिला जुल के पूरे पीरियोडिक टेबल पे आए तो हम क्या सीखे हैं उसको समराइज करते हैं। पीरियोडिक टेबल में याद रखना लेफ्ट टू राइट जाता है, जेड इफेक्टिव बढ़ता है तो आयोनाइजेशन एनर्जी बढ़ती है। ये जनरल ट्रेंड है, लेकिन स्टेबल कॉन्फ़िगरेशंस में आप बताओगे अपने नेक्स्ट वाले से ज़्यादा हो जाता है। अभी उसको भी फिर से कराता हूँ मैं। और टॉप टू बॉटम आते हैं तो नंबर ऑफ शेल बढ़ जाता है, न्यूक्लियस से दूरी बढ़ने लगती है तो आयोनाइजेशन एनर्जी घटने लगती है। मिला जुला करके लेफ्ट टू राइट बढ़ रहा है और टॉप टू बॉटम ग्रुप में घट रहा है। जैसे हम एग्जाम्पल्स देखते हैं, यहाँ पर आपकी बुक में दिया है, देखो ये आयोनाइजेशन एनर्जी अगर हम देखें, लिथियम है, बेरिलियम है, बोरान है, कार्बन है, नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, ये देखना यहां पर क्या हो जाता है, एटॉमिक नंबर है और ये आयोनाइजेशन एनर्जी लिथियम का सबसे कम, उससे ज्यादा बेरिलियम। अच्छा वैसे तो लेफ्ट टू राइट जा रहे हैं तो हमें ऐसे बढ़ना, एक सीधी लाइन दिखने को मिलनी चाहिए, लेकिन सीधी लाइन नहीं मिल रही। बेरिलियम का ज्यादा हो जाता है किससे, बोरान से। हालांकि अगर हम ऐसे देखें तो हम कहेंगे यहाँ पर अगर ऐसे मैं लिखता हूँ, ध्यान से समझना, लिथियम, फिर बेरिलियम, बोरान, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन और नियॉन, ठीक ऐसे होता है। तो और आपको पता है यहाँ पर इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अगर हम देखेंगे तो यहाँ पर आपको पता है 1s2 2s1, यहाँ पर अब 2 का लिखते हैं केवल 2s2, और यहाँ पर आपको पता है 2p1, 2s2 तो है ही, 2p1 2p2 2p3 2p4 और यहाँ पर 2p5 और ये 2p6 ऐसे हो जाता है। अगर हम खुद देखें, मैंने कहा कि S वाले के लिए S2 का स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन, ये एक स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन है, और नाइट्रोजन के पास आता है ये P3 कॉन्फ़िगरेशन है, और ये तो है। तो जो स्टेबल होगा वो सबसे ज़्यादा नहीं हो जाएगा, बस अपने ग्रुप में आगे। जब फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी की बात आएगी तो बेरिलियम किससे, बोरान से ज़्यादा हो जाएगा, और नाइट्रोजन किससे, ऑक्सीजन से ज़्यादा।
अच्छा, नियॉन को वैसे भी ज़्यादा होना था, वैसे भी ज़्यादा, क्योंकि यहाँ पर P6 है, फुल फील्ड कॉन्फ़िगरेशन से। या बताएंगे यहाँ पर S में 2 इलेक्ट्रॉन था कंप्लीट फील्ड, और यहाँ पर नाइट्रोजन के पास आते हैं अब बताओ कि 3 इलेक्ट्रॉन थे, हाफ फील्ड था, ऐसे। तो ये हो जाता है। इसीलिए देखना यहाँ पर क्या हो जाता है, लिथियम से बेरिलियम को ज़्यादा किया, बोरान को कम किया। फिर बोरान से ज़्यादा कौन, कार्बन, क्योंकि आप देख रहे हैं बेरिलियम से ज़्यादा कार्बन, तो यहाँ पर क्या हो जाता है, कार्बन ज़्यादा होगा। फिर कार्बन से ज़्यादा नाइट्रोजन, लेकिन नाइट्रोजन से नीचे किसको दिखाया गया, ऑक्सीजन। नाइट्रोजन इसका मतलब ऑक्सीजन से भी ज़्यादा, उसके बाद फ्लोरीन से ज़्यादा नियॉन। तो ऐसे यहाँ पर देखने को मिल रहा है। आपको कहाँ कहाँ चेंजेस देखने को मिल रहा है सेकेंड पीरियड में, ये बेरिलियम बोरान से ज़्यादा और नाइट्रोजन ऑक्सीजन से ज़्यादा, ये 2 जगह। नहीं तो अगर ये सब नहीं होते तो आपको ऐसे सीधी लाइन मिलती, नहीं तो यहाँ पर ऐसा उतार फिर चढ़ाव फिर ऐसे देखने को मिल रहा है। ये ग्रुप आप देख रहे हैं यहाँ पर पीरियड वाले पे पूछे जाने के चांसेस ज़्यादा है। अच्छा, ग्रुप वाले में अगर देखें तो कोई दिक्कत नहीं, ग्रुप में तो कोई बहुत ज़्यादा ऐसा कोई दिक्कत नहीं हो जाता है। अब तो अगर लिथियम से अगर सोडियम चलते हैं तो आप देख रहे हैं घटा, और सोडियम से पोटेशियम और घटा, फिर उसके बाद रुबिडियम और सीजियम पे भी घटा, मतलब ओवरऑल घट ही रहा था, भले घटने का ट्रेंड कभी बहुत ज़्यादा कभी कम हुआ, ये ग्रुप में हुआ। चलो अब यहाँ पर आपको बताया गया ऊपर एक फिगर था, उस बेसिस पे कह रहा है फर्स्ट आयोनाइजेशन एंथैल्पी, जिसको मैं ऐसे दिखाते हैं, ऑफ एलिमेंट्स ऑफ द सेकेंड पीरियोडिक टेबल, सेकेंड पीरियड्स एज अ फंक्शन ऑफ एटॉमिक नंबर्स जेड एंड फिगर आपको यहाँ पर बताया गया। ऊपर जो आपको यहाँ पर है उसके बारे में बताया गया कि हम एक बार पीरियड्स में देखें, एक बार ग्रुप में। अब आते हैं मेन जिस पे क्वेश्चन वो बार बार पूछते हैं, ये 2 एग्जाम्पल्स हमें याद रखने हैं। देखो, आयोनाइजेशन एनर्जी की बात करते हैं, वही मैंने आपको बताया, इनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपको क्या पता चला। अब बताओ कि 1s2 2s1 ना, यहाँ पर क्या हो जाएगा, आप बताओ कि 1s2 2s2, फिर इनके पास आते हैं 1s2 तो होगा ही, अब बताओ कि सॉरी 2s2 2p1, यहाँ पर 2p2 2p3 सॉरी, अच्छा यहाँ पर ये आ जाता है 2p3, ये नाइट्रोजन, ये कौन है 2p4 है, और यहाँ पर क्या हो जाएगा 2p5, यहाँ पर 2p6। देखो यहाँ पर अगर आप देख रहे हैं, अच्छा यहाँ पर भी मैंने गड़बड़ किया, यहाँ पर डायरेक्ट ऑर्डर लिखा गया ना, चलो ऑर्डर लिखा है तो अभी ऊपर मैंने आपको समझाया, तो यहाँ पर आप देख लो लिथियम, ये बोरान, क्योंकि बोरान का जो यहाँ पर आप कॉन्फ़िगरेशंस देखेंगे ये 2p1 होता है, जबकि बेरिलियम का क्या हो जाता है 2s2 आ जाता है। ये स्टेबल कॉन्फ़िगरेशंस है, इसलिए आप बताओगे ये इनसे ज़्यादा हुआ। अब आप बात करते हैं यहाँ पर ये 2p4 होता है, जबकि नाइट्रोजन का 2p3 हो जाता है, ऐसे हो जाता है। इसलिए याद रखना 2 जगह आपको देखने को मिलता है। तो यहाँ पर आप कैसे भी करके आप कोड बना करके आप इसको ध्यान देना वहाँ पर, ठीक है। तो याद रखना लिथियम, बोरान, बेरिलियम, कार्बन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, फ्लोरीन, फिर नियॉन आ जाता है, ठीक है। और अगर मान लेते एक इलेक्ट्रॉन निकाल दिया तो अब क्या ऑर्डर आ जाएगा, याद रखना इनका जो कॉन्फ़िगरेशंस था उसमें था आपको बताया 2s1 और 1s2 2s1 1s2। इसका जब एक इलेक्ट्रॉन निकल गया आपको बताया इसके पास क्या हो जाएगा कॉन्फ़िगरेशन 1s2, मतलब ये दूसरे सेल से पहले सेल में आ गया। और इसके अलावा इनके पास क्या हो जाएगा बताइए 2s2, अब जो आ जाएगा, ठीक है, एक इलेक्ट्रॉन निकलने के बाद इनके पास क्या हो जाएगा 2s1, यहाँ पर आ जाएगा आपको बताया वैसे नॉर्मली क्या था 2p2 था इनके पास, अब बताओगे ये 2p1 आ जाएंगे, इनके पास 2p4 था, इनके पास 2p3 था, इनका 2p5 था, इनका 2p6 था। एक इलेक्ट्रॉन निकलने के बाद याद रखना लिथियम का एक इलेक्ट्रॉन निकला, सब के सब अभी जो अगले इलेक्ट्रॉन निकलेंगे 2s से, यहाँ पर 2s से 2p से 2p हर आगे जो 2 लिखा गया बता रहे दूसरे शेल से निकलेगा। लेकिन लिथियम के केस में आपको पता है दूसरे शेल में केवल एक इलेक्ट्रॉन था, वो भी हम पहले आयोनाइजेशन के दौरान निकाल दें। अब जो बच रहा है 1s2 कॉन्फ़िगरेशन, यहाँ पर सेल बदल गया, सबके लिए दूसरा शेल है, इनके लिए पहला सेल आ जाता है और सेल बदल गया। आपको पता है 1s2 कॉन्फ़िगरेशन किसका, हीलियम, उसकी तरह हो गया। और याद रखना यहाँ पर क्या हो जाता है, इसीलिए जब सेकेंड आयोनाइजेशन एनर्जी की बात होती है लिथियम सबसे आगे जाकर के बैठता है। पहले क्या था, जब फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी सेकेंड पीरियड का लिथियम सबसे पीछे था, लेकिन जब सेकेंड की बात है सबसे बड़ा जंप लगाया, वहां पर सबसे आगे चला जाता है। और उसके बाद याद रखना अब बोरान ज़्यादा स्टेबल है 2 कॉन्फ़िगरेशन, और बोरान ऐसे नहीं केवल बेरिलियम से ज़्यादा होगा। अब बोरान क्या कर जाता है, क्योंकि मेन जो वैसे होता है हमें पता है लिथियम, बेरिलियम, बोरान, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन, तो स्टेबल कॉन्फ़िगरेशंस में अब यहाँ पर भूल जाते हैं इसको।
अगर हमें सेकंड देखना है तो हमें पता है इनका स्टेबल कॉन्फ़िगरेशंस बनेगा ये किससे ज़्यादा, अब ऐसे नहीं कि बेरिलियम से, अपने नेक्स्ट पाए जाने वाला मेन पीरियोडिक टेबल में अगर हम आते हैं तो आपको पता है बेरिलियम बोरान के आगे कार्बन है, तो इसलिए क्या हो जाता है बेरिलियम पीछे हो जाएगा, स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन नहीं, इसके पास क्या हो जाएगा बेरिलियम को 2s1 हो जाता है, उसके बाद कार्बन, फिर यहाँ पर कौन हो जाएगा बोरान। बोरान क्यों आगे हो गया, क्योंकि बोरान के पास क्या है, अब बताओगे 2s2 कॉन्फ़िगरेशंस, और ये किससे ज़्यादा होगा, अपने नेक्स्ट पाया जाने वाला। अब नाइट्रोजन के पास स्टेबल कॉन्फ़िगरेशंस नहीं बचा, ठीक है, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन निकलने के बाद इनके पास क्या हो जाएगा 2p2, इनके पास ऑक्सीजन के पास 2p3। तो अब ऑक्सीजन के पास स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन, ऑक्सीजन किससे डोमिनेट करेगा, ऐसा नहीं केवल नाइट्रोजन, नाइट्रोजन को तो पीछे छोड़ देगा, वो कहेगा मुझे अपने आगे वाले से ज़्यादा होना है, तो ऑक्सीजन के आगे कौन था, फ्लोरीन, ये फ्लोरीन से ज़्यादा हो जाता है। फिर यहाँ पर नियॉन, उसके बाद लिथियम। तो ये आपको याद रखना है, स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन सेकेंड पीरियड के, अगर सेकेंड आयनाइजेशन एनर्जी की बात आएगी तो बोरान कार्बन से ज़्यादा हो जाएगा और ऑक्सीजन फ्लोरीन से ज़्यादा। तो इसको हम ऐसे याद कर सकते हैं यहाँ पर, बैक बोन फोनीली, ठीक है सर। बैकबोन मतलब बेरिलियम कार्बन, सेकेंड आयनाइजेशन की बात हो रही है, बोन अब बताओगे बोरान और नाइट्रोजन, फोनीली FONE क्या बन जाएगा फोनी, और ली का मतलब लिथियम। बैकबोन फोनीली सेकेंड आयनाइजेशन एनर्जी का ऑर्डर है सेकेंड पीरियड का। और उसके बाद अगर फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी ये थर्ड पीरियड वाले लोग हैं, कौन है थर्ड पीरियड, सेम वही। अब बताओगे क्या हो जाएगा यहाँ पर, मैग्नीशियम ज़्यादा हो जाएगा किससे, एल्युमिनियम से, ठीक है। और यहाँ पर जैसे नाइट्रोजन ज़्यादा था किससे, ऑक्सीजन से, वैसे फास्फोरस ज़्यादा हो जाएगा किससे, सल्फर से। तो आपको सबका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस करना है, याद रखना। अब बताओगे सेकेंड ए ग्रुप का थर्ड ए ग्रुप से ज़्यादा हो जाएगा, ऐसे नाइट्रोजन फैमिली का ऑक्सीजन फैमिली से ज़्यादा हो जाएगा, कब, फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी के दौरान। तो ये आपको ध्यान देना, इस पे क्वेश्चंस पूछा गया है तो आपको ये जरूर याद रखना। चलिए, अगर हमें पता है कि आयोनाइजेशन एनर्जी के बारे में हम जानते हैं तो हम क्या क्या एप्लीकेशंस वहाँ पर कर सकते हैं। एप्लीकेशन ऑफ आयोनाइजेशन एनर्जी, याद रखना कि मेटेलिक एंड नॉन मेटेलिक कैरेक्टर को पता करने के, अगर किसी भी एलिमेंट्स की आयोनाइजेशन एनर्जी कम है तुरंत समझ लेना इसका मतलब वो अच्छा मेटल है, और किसी की आयोनाइजेशन एनर्जी बहुत ज़्यादा है इसका मतलब वो मेटल नहीं, वो नॉन मेटल होगा। इसलिए आपको बताया कि जनरली फॉर मेटल्स आयोनाइजेशन एनर्जी इज वेरी लो, काफ़ी ज़्यादा कम हो जाती है। फॉर नॉन मेटल्स आयोनाइजेशन एनर्जी क्या हो जाती है, हाई होती है। तो पहली बात आपको यही देखना है, कल को मान लेते हैं XYZ नाम के कुछ एलिमेंट्स दे दिए जाए और आपसे पूछा जाए इनके आयोनाइजेशन एनर्जी देते, आपसे बोला जाए इसमें से कौन मेटल है कौन नॉन मेटल है। जहाँ पर आयोनाइजेशन एनर्जी बहुत कम होगी हम कहेंगे भाई ये तो हमें मेटल दिख रहा है, जहाँ पर आयोनाइजेशन एनर्जी बहुत ज़्यादा होगी उसका मतलब नॉन मेटल है, क्योंकि आयोनाइजेशन एनर्जी मतलब कि इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए जो एनर्जी देनी पड़े। जहाँ पर कम इलेक्ट्रॉन में ही मान जाएगा इसका मतलब वो मेटल है, जहाँ पर ज़्यादा एनर्जी देने के बाद इलेक्ट्रॉन निकल रहा है इसका मतलब वो नॉन मेटल है। तो इसलिए याद रखना, मेटेलिक कैरेक्टर से हमने समझ लिया कि आयोनाइजेशन एनर्जी की क्या हो जाएगा, तो आयोनाइजेशन एनर्जी जितनी ज़्यादा कम होगी मेटेलिक कैरेक्टर उतना ज़्यादा होगा, ठीक है। और एक मेटल कैसे रिएक्शन करता है आपको पता है, एक मेटल इलेक्ट्रॉन निकाल करके ही रिएक्शंस करता है। इसीलिए अगर रिएक्टिविटी ऑफ मेटल की बात आ जाए, रिएक्टिविटी ऑफ मेटल तो वो भी आयोनाइजेशन एनर्जी की यूनिट से, जहाँ पर कम एनर्जी में ही इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा तो जल्दी से वो तैयार हो जाएगा रिएक्शंस के लिए। तो जितनी कम से कम आयोनाइजेशन एनर्जी होगी उस मेटल की उतनी ज़्यादा रिएक्टिविटी होगी। इसलिए लिखता है रिएक्टिविटी ऑफ मेटल इंक्रीजेज डाउन द ग्रुप इन एज आयोनाइजेशन एनर्जी डिक्रीज। किसी भी ग्रुप में अगर हम नीचे जाते हैं तो आयोनाइजेशन एनर्जी क्या हो जाती है, घटती जाती है, और आयोनाइजेशन एनर्जी घटती जाएगी तो उसकी मेटेलिक कैरेक्टर क्या हो जाएगा, रिएक्टिविटी क्या हो जाएगी, बढ़ती जाती है। ये एप्लीकेशन हो गया। एक और इम्पॉर्टेंट एप्लीकेशन ध्यान देना, आपसे ऐसे क्वेश्चंस पूछता है, आपको कहता है कोई एक पर्टिकुलर मेटल था या फिर एलिमेंट था, उसके कुछ इलेक्ट्रॉन्स को निकालता है, पहला दूसरा तीसरा इलेक्ट्रॉन निकाला, ऐसे सबकी आयोनाइजेशन एनर्जी दे देगा। फिर आपसे बोलेगा बताओ उसकी, वहाँ पर आपसे फिर ऐसा पूछेगा बताओ वहाँ पर उसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होंगे। तो उसको हम कैसे बताएंगे, यहाँ पर समझते हैं। देखो अगर मान लेते हैं मेरे पास ऐसे कोई एक एटम था, ऐसे मान लेते हैं यहाँ पर इसके पास क्या हो जाता है, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पर, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पर, उसके बाद फिर इसमें जो भी इलेक्ट्रॉन होंगे, ठीक है, ऐसे कुछ, फिर यहाँ पर भी जो होंगे। अब क्या हो जाता है, मान लेते हैं इसके इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए, मान लेते हैं मैं ऐसे एक एग्जांपल में दे रहा हूँ, 10 किलो जूल एनर्जी खर्च पड़ी पहला इलेक्ट्रॉन, और दूसरे इलेक्ट्रॉन को जब निकालते हैं तो यहाँ पर पता चल जाता है 20 किलो जूल एनर्जी खर्च हुई। हमने कहा ठीक, आपको ऐसा एनर्जी दे। फिर उसके बाद अगला जो इलेक्ट्रॉन लेके चल रहे, मान लेते हैं 120 किलो जूल एनर्जी खर्च हुई। इसका मतलब क्या हो जाता है बताओ।
तो यहाँ पर याद रखना कि जब आपसे ऐसा पूछा जाएगा कि वहाँ पर फिर कहता है इसके बाद अगला जो निकाला गया, ऐसे मान लेते इसको निकाला गया, तो वहाँ पर आपको कह देगा 220 किलो जूल एनर्जी खर्च हुई। तो आपसे बोलेगा बताओ उसके आयनाशन, उसमें बैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं। तो बैलेंस इलेक्ट्रॉन किसके कहते हैं? आखिरी शेल में जो इलेक्ट्रॉन, आपको ये मैं तो यहाँ पर बता रहा हूँ, आपको केवल डाटा लिख देगा। तो हम कैसे देखेंगे याद रखना, पहले इलेक्ट्रॉन पे 10, हमने कहा ठीक है, दूसरा उसी का बस डबल है, हमने कहा ठीक है, लेकिन तीसरे पे हमने देखा एक एक बहुत ज्यादा हो गया, 40 होता, 60 होता, 80 होता, ठीक था, 40 होता तब भी मान लेते, 50 होता तब भी, लेकिन यहाँ पर 120 हो जाता है, देख रहे हैं यहाँ पर। तो कहने का मतलब 120 हो जाता है, ये आपको ध्यान देना है कि 120 होने का मतलब यहाँ पर क्या हो जा रहा है, कई गुना बढ़ गया। देख रहे हैं यहाँ पर लगभग आप देखें 6 दुनी बार, मतलब 6 गुना बढ़ जाता है, डबल होता तब भी ठीक था, 6 गुना बढ़ गया। इसका मतलब यहाँ पर साफ साफ दिख रहा है कि अब यहाँ पर समझ में आ रहा है, इसका मतलब कोई सेल ही बदला होगा तभी इतना एकाएक एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी। इसका मतलब आपने कहा कि याद रखना, जहां पर एकाएक एनर्जी आपको बहुत ज्यादा, कई गुना ज्यादा देने को बढ़ता है, मतलब सडन इंक्रीज हो जाता है, उससे पहले जितने इलेक्ट्रॉन निकले हैं उसी को हम क्या बोलते हैं, उसके बैलेंस इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो ऐसा आपको ध्यान देना है। यहां से यहां पर आते बहुत तेज इंक्रीज हुआ, हमने कहा इससे पहले गिन लो कितने इलेक्ट्रॉन निकले अभी तक, बताओगे 2, इसका मतलब 2 ही बैलेंस इलेक्ट्रॉन थे। ये ज्यादा क्यों हो गया यहाँ पर, एकाएक इतना ज्यादा क्यों? क्योंकि इसका मतलब दूसरे सभी तीसरे सेल से निकलता था, अब अगला इलेक्ट्रॉन यहाँ पर दूसरे सेल से निकलेगा, जैसे इनर सेल से निकलेगा आपको कई गुना ज्यादा एनर्जी खर्च करनी पड़ जाती है, क्योंकि जो अंदर है वो न्यूक्लियस से और अच्छे से बधे, जो आखिरी शेल में वो थोड़ा सा वहां पर लूजली हेल्ड है, लेकिन जो अंदर है बहुत ज्यादा फोर्स से बधे हुए। इसीलिए जब भी अगर आपको ऐसा सडन जंप देखने को मिले, तुरंत उस पर रुको, उसके पहले जितने इलेक्ट्रॉन निकले हैं, मैक्सिमम वैल्यू जो आपको देखने को मिले एकाएक, उसके पहले जितने भी इलेक्ट्रॉन्स निकले हैं वो उसके बैलेंस इलेक्ट्रॉन होंगे। जैसे कि आपको बताता है यहाँ पर, टू डिटरमाइन द नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑफ एन एलिमेंट। जैसे लिथियम की बात करते हैं, लिथियम का पहला इलेक्ट्रॉन निकालने में 5.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी खर्च हुई, लेकिन दूसरे में आप देख रहे हैं यहाँ पर 75, देखिए 15 × 75 हो जाता है, मतलब 15 टाइम्स बढ़ जाता है। इतने से एक का एक, मतलब दूसरा इलेक्ट्रॉन जैसे निकालने की नौबत है, उसके बाद हम देख रहे 10 होता, 12 होता तब भी बच जाता, लेकिन यहाँ पर आप देखें 75 हो गया, कई गुना बढ़ गया। इसका मतलब हमने कहा कि इसके पास एक ही इलेक्ट्रॉन क्या हो जाता है, बैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है, और दूसरा उसके बाद अंदर वाले शेल से। इसलिए मैंने कहा कि फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी जब हम सेकेंड पीरियड का देख रहे तो लिथियम सबसे पीछे बैठा था, लेकिन जब दूसरा आयनाइजेशन एनर्जी की बात आई, लिथियम नियॉन को भी क्रॉस करके सबसे आगे जाके बैठ गया, सबसे ज्यादा आयनाइजेशन एनर्जी की डिमांड करने लगा। ठीक है, क्योंकि उसके पास आखिरी शेल में केवल एक इलेक्ट्रॉन था, और हमने जब उसको निकाल दिया उसके बाद अब अगला इलेक्ट्रॉन इनर सेल से निकलेगा और वहां पर ज्यादा एनर्जी खर्च होगी। हाई एनर्जी डिफरेंस इन टू सक्सेसिव आयनाइजेशन एनर्जी shows change in energy levels that it valence shell has only one electron। ये लिथियम का कह रहा है कि एकाएक यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन के बाद दूसरे इलेक्ट्रॉन में इतना एनर्जी का चेंज आने का मतलब कि यहाँ पर यहाँ पर दिख रहा है कि वैलेंस शेल के पास केवल एक ही इलेक्ट्रॉन है। चलो यहाँ पर आते हैं, कुछ क्वेश्चंस है, इसको देखेंगे और समझ में आएगा आपको। कह रहे हैं द फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ of an element are 7.1, 14.3, 34, 46, 162.2 electron volt respectively। the element is likely to be, वो एलिमेंट्स कौन हो सकता है? 5 आयनाइजेशन एनर्जी, 7 से 14, फिर 34, फिर 46, लेकिन 46 के बाद 162 हो गया, 4 चौक 16, आप देख रहे हैं 4 टाइम्स के आसपास चला गया। तो यहां से यहां पर सडन जंप हो रहा है, यहाँ पे एक लाइन खींचो और गिनो इसके पहले कितने इलेक्ट्रॉन, क्योंकि ये सडन जंप है ना, इससे पहले 7 का डबल हुआ, 14 दूनी 28, थोड़ा सा और बढ़ा डबल का, फिर यहाँ पर इससे थोड़ा सा बढ़ा हुआ है, डबल से भी थोड़ा कम बढ़ा हुआ है। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं यहाँ पर 4 गुना, काफी ज्यादा सडन जंप होता है। इससे पहले 1, 2, 3 और 4 इलेक्ट्रॉन निकले हैं, जिसका मतलब इसके बैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे? अब बताओगे बैलेंस इलेक्ट्रॉन 4। और आपको पता है किसके बैलेंस इलेक्ट्रॉन 4 होते हैं? कार्बन फैमिली के आखिरी शेल में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो उसके बैलेंस इलेक्ट्रॉन 4 है। तो कार्बन फैमिली का मेंबर कौन है इसमें? अब बताओगे सिलिकॉन, इसी को हम टिक कर देते हैं। तो आपको यहां पर कहता है फर्स्ट आयनाइजेशन पोटेंशियल एंड सेकेंड आयनाइजेशन पोटेंशियल ऑफ मैग्नीशियम। पहला इलेक्ट्रॉन मैग्नीशियम के निकालने में इतनी एनर्जी, दूसरे में इतनी एनर्जी। तो आपसे पूछा जाए एंथैल्पी रिक्वायर्ड फॉर द रिएक्शन, कह रहे अगर यहां से हम क्या कर जाते हैं, ठीक है, 2 इलेक्ट्रॉन को एक ही बार में निकालते हैं तो क्या होगा? आप बताओगे कोई दिक्कत नहीं है भाई, हम एक ही बार में जोड़ लेंगे दोनों एनर्जी को, यही तो करेंगे। 8 8 16 हो जाएगा, 7 4 11 12 हो जाएगा, 3 1 4 1 5, 526। बताओगे 520 से एनर्जी एक ही बार में दे देंगे तो दोनों इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा, ये तो अभी पढ़ाते समय आपको बताया। ठीक है, 526 दे दोगे एक ही बार में दोनों निकल जाएंगे। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पर।
द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ सम न्यूट्रल एटम आर गिवन बिलो। ठीक है, ऐसे दिया गया। और उसके बाद आपसे यहां पर यह कह रहा है कि इन विच ऑफ दीज इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस वुड यू एक्सपेक्ट टू हैव हाईएस्ट आयनाइजेशन, फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी और सेकेंड। कह रहे कहां पर पहला आयनाइजेशन एनर्जी सबसे ज्यादा होगा और कहां पर दूसरा आयनाइजेशन एनर्जी सबसे ज्यादा होगा। देखो यहां पर आपको ध्यान देना, फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी और सेकेंड आयनाइजेशन एनर्जी की बात करते हैं। आपको तो ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन किसका है, 2 और 1 3। अब बताओ ये तो लिथियम है, ये क्या होता है 3 2 5 और 7। अब बताओ ये कौन है, नाइट्रोजन है। यहाँ पर 5 4 9 ये फ्लोरीन है, 6 4 10 1 11 ये सोडियम। ठीक है, अब याद रखना हमसे पूछा गया है कि विच ऑफ दीज इलेक्ट्रॉनिक वुड हैव एक्सपेक्टेड द हाईएस्ट, पहला आयनाइजेशन एनर्जी सबसे ज्यादा कहां पर होगा और दूसरा आयनाइजेशन एनर्जी सबसे ज्यादा कहां पर होगा। तो आप खुद बताओ फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी किसका ज्यादा होना चाहिए। तो आप बताओगे फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी, याद रखना आपको ये स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन देख करके इसे घूमना नहीं है कि इसका सबसे ज्यादा होगा। क्यों, क्योंकि नाइट्रोजन का मानते किससे ज्यादा हो जाता है, ऑक्सीजन से, लेकिन क्या फ्लोरीन से भी ज्यादा हो जाएगा। याद करो, क्या फ्लोरीन से ज्यादा हो पाएगा, आप बताओगे नहीं, फ्लोरीन से ज्यादा नहीं होगा। इसलिए जब फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी की बात आएगी तो हम कहेंगे यहां पर ये वाला हो जाएगा, फर्स्ट वाला लेके जाएगा। ठीक है, और दूसरा अगर हमसे पूछा जाए सेकेंड आयनाइजेशन, मतलब सबके एक एक इलेक्ट्रॉन निकाल दे, इनका एक इलेक्ट्रॉन सबका एक इलेक्ट्रॉन निकाला, तो आपको बताइए इसके पास तब क्या बचेगा 1s2। तो आपको बताइए यहां पर ये लेके जाएगा सेकेंड आयनाइजेशन एनर्जी, सबसे आगे हो जाता था। इसीलिए फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी C और सेकेंड आयनाइजेशन एनर्जी A। तो कौन सा ऑप्शन होगा यहाँ पर, C और A। याद रखना यहाँ पर जल्दबाजी ऐसे नहीं कि आपने हाफ फील्ड कॉन्फ़िगरेशन देखा आप तुरंत खुश हो गए, भाई मानते हैं ज्यादा होगा लेकिन केवल ऑक्सीजन से ज्यादा होगा। ऐसा नहीं कि आप बताओगे फ्लोरीन नियॉन सबको क्रॉस कर देगा, तो केवल ऑक्सीजन से ज्यादा हो, क्योंकि वैसे में नाइट्रोजन के आगे ऑक्सीजन था तो ये कहता था भाई अगर मैं स्टेबल हूं तो केवल ऑक्सीजन से ज्यादा हो पाऊंगा। तो ऐसा कुछ होता है वहां पर। ठीक है, तो इस बात का ध्यान देना, इसलिए कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, पहला ऑप्शन। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। पूछा गया इन विच ऑफ द फॉलोइंग एनर्जी चेंज करिस्पॉन्ड टू द फर्स्ट आयनाइजेशन पोटेंशियल। कौन बताएगा। देखो ये गैसियस के लिए होना चाहिए, ये भी गैसियस इलेक्ट्रॉन निकल रहा है, बताओगे पहला वाला करेक्ट। यहाँ पर आइसोलेटेड नहीं है, यहाँ पर सॉलिड है आइसोलेटेड, लेकिन एक्वस। मैंने कहा था आइसोलेटेड गैसियस एटम हो उससे जो इलेक्ट्रॉन निकाला जाता है उसको कहते हैं आयोनाइजेशन एनर्जी। ठीक है, फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी के लिए हम टिक करेंगे किसको, यहाँ पर इनको करते हैं 10 वाले को। चलो ये क्वेश्चन नीट 2024 में पूछा गया था, इसको देखते हैं। अरेंज द फॉलोइंग एलिमेंट्स, कई बार इस टाइप के क्वेश्चन पूछे गए यहाँ पर। अरेंज द फॉलोइंग एलिमेंट्स इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ द फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी। देख रहे हैं ये लोग हैं, कौन है, फिर से मैं लिख दूं, लिथियम, बेरिलियम, बोरान, कार्बन, नाइट्रोजन। तो स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन किसका है, इसके पास, इनके पास है। यहाँ पर नाइट्रोजन पे रोक दिया, अगर ऑक्सीजन लिखता तो और अच्छा बन जाता है यहाँ पर। अब तो लिथियम से ज्यादा, बेरिलियम किससे ज्यादा हो जाएगा, बोरान से। क्या बोरान तुम पीछे हो मैं आगे जाता हूँ। फिर इसके बाद किसका नंबर, कार्बन का। फिर नाइट्रोजन का ऑक्सीजन से भी ज्यादा, लेकिन ऑक्सीजन दिया ही नहीं, तो हम कहेंगे ठीक है भाई तब तुम ही आगे, वैसे भी हो। तो ये ऑर्डर होना चाहिए। तो बताओगे इस ऑर्डर में लिथियम फिर बेरिलियम लिख दिया, अब बताओगे गड़बड़ है। लिथियम फिर बोरान फिर बेरिलियम कार्बन नाइट्रोजन, अब बताओगे ये वाला सही हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर आयनाइजेशन एनर्जी जो कि एक इंपॉर्टेंट यहाँ पर कॉन्सेप्ट था, और उसके साथ साथ यहाँ पर रेडियस का भी कॉन्सेप्ट आपका कंप्लीट हो जाता है। अब 1-2 प्रॉपर्टीज और बची है जिसको हम लोग नेक्स्ट टर्न पे करते हैं, आज इतना करते हैं। ठीक है, थैंक यू।